अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आप लोगों को अच्छे से एकदम आ रही है ना? जी सर। चलो ठीक है, तो ये हमारा मेगा टेस्ट वन था जिसमें आपका पूरा उसूलियती या खुलासाती ठीक है कंप्लीट था। यानी इसमें पांच छह सब्जेक्ट आपके थे। यूनानी का एक मेजर पोर्शन होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। लगभग 50% क्वेश्चन नियर अबाउट इस पोर्शन से कवर होते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका जो है पीएसएम था, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये भी एक बड़ा टॉपिक होता है। काफी सारे सवालात उससे पूछे जाते हैं। तो उसका ये टेस्ट हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह। और ये प्राइस टेस्ट भी था, लेकिन प्राइस के लिए तो एक ही लोग एलिजिबल हो पाए। 400 प्लस। पेपर भी बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं, बहुत इजी भी नहीं था, लेकिन मीडियम पेपर थे। फिर भी आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, मजलिस तहकीकात किसने और कब कायम की? ठीक है, मजलिस तहकीकात तजदीद तिब की गर्ज से, यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए, रिसर्च के लिए जो है, इसको हकीम अजमल खान साहब ने कायम किया था, मजलिस तहकीकात के नाम से। ठीक है, जिसको 2 जुलाई 1926 में कायम किया गया। ठीक है। तो इसमें जो लोग थे, उसमें हकीम कबीरुद्दीन साहब थे, और हकीम अजमल खान साहब खुद थे, हकीम इलियास साहब थे, डॉक्टर फजल रहमान साहब थे, जिनको इल्म तिब के अरकान अरबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा है मजलिस तहकीकात, तो आप बताएंगे हकीम अजमल खान साहब ने कायम किया था 2 जुलाई 1926 में। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल था, सेहत व मर्द हकीकतन इखलास से वाबस्ता होते हैं, शेख उर रईस ने कहा था। तो ये सवाल जो है आपका स्टेटमेंट का था, सेहत व मर्द हकीकतन किससे वाबस्ता होते हैं, कोई बताएगा? सेहत व मर्ज जो होता है वो आज़ा और अरवाह से वाबस्ता होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अखलाक से जो होते हैं वो बिल वास्ता होते हैं, वाबस्ता। ठीक। तो याद रखिएगा इस जुमले को। अगर आपसे कहा जाए सेहत व मर्ज किससे वाबस्ता होते हैं हकीकतन, तो आप कहेंगे कोई भी सेहत या मर्ज जो वाबस्ता होता है एक्चुअली में वो आज़ा या किससे, रूह से वाबस्ता होता है, रूह को मुतासिर करता है या हमारे आज़ा को मुतासिर करता है। ठीक है। अखलात उसका जरिया बनता है। ठीक है, इसलिए बिलवास्ता होता है अखलात और अरकान। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, इसको कहा किसने था, तो शेख रईस का ही कौल था ये, लेकिन कौल गलत है। कहा शेख ने था, लेकिन शेख ने ये कहा था सेहत व मर्ज हकीकतन जो होते हैं वो आज़ा और अरवाह से वाबस्ता होते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है मौजू बईतर की मिसाल अरकान है। तो हम लोगों ने पढ़ा था असबाब मादिया में, यानी जिसमें सेहत व मर्ज कायम होते हैं उनको असबाब मादिया कहते हैं ना, जैसे अरकान, अखलात, आज़ा और अरवाह। तो उसमें जो थे कुछ मौजू करीब थे, कुछ मौजू बईद थे, कुछ मौजू बईतर थे। जैसे मौजू करीब की बात किया जाए तो उसमें आज़ा और अरवाह मौजू करीब की मिसाल होती है। मौजू बईद की बात किया जाए तो अखलात होता है। और बईतर यानी दूर से दूर जो होता है वो अरकान होता है। तो मौजू बईतर की मिसाल अरकान है, ये सही है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था, फर्स्ट इनकरेक्ट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब एक इल्म है और इल्म कैफियत महसूसा में से है। तो तिब क्या है? एक इल्म है, और जो इल्म होता है वो कैफियत महसूसा नहीं होता, हम महसूस नहीं कर सकते, ये गैर महसूसा होता है। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो तिब होता है वो एक्चुअली में क्या है, एक इल्म है। अच्छा सा सवाल इसमें पूछा जाता है कभी आपसे कि कौन कैफियत महसूसा है, कौन कैफियत गैर महसूसा है। तो जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं इल्म तिब को दो हिस्सों में, एक इल्मी या उसी को नजरी कहते हैं, दूसरे को अमली कहते हैं। तो जो जुज़े इल्मी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इल्म का सीखना, और अमली से मुराद जो होता है वो होता है अमल करना। यानी एक थ्योरी या प्रैक्टिकल यूं समझ लीजिए। तो अमल करना जो होता है वो तिब नहीं होता है। याद रखिएगा, अमल करना तिब नहीं बल्कि नतीजे तिब है। कोई भी चीज क्या होता है, तिब हम पढ़ते हैं फिर अमल करते हैं। तो तिब जो होता है एक्चुअली में अमल करना तिब नहीं होता बल्कि उसके नतीजे में होता है। और अमल काम महसूसात में से है। ठीक। जो अमल होता है वो क्या होता है, कोई भी फेल जो होता है वो एहसास से होता है, हिस्सी है। ठीक है। तो जो अमल होता है वो महसूसात से आता है। और तिब क्या है, एक इल्म है, और इल्म कैफियत गैर महसूसा है। बात याद रखिएगा। तो तिब जो है वो अमल करना नहीं बल्कि तिब क्या है, एक इल्म है। अमल जो होता है वो महसूसा होता है, इसलिए इल्म जो है गैर महसूसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं?
तो पहला स्टेटमेंट तिब एक इल्म है, बिल्कुल सही है। और इल्म कैफियत महसूसा में है, यहाँ से गलत हो जाएगा। इल्म जो है कैफियत गैर महसूसा होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है जुज़े इल्मी या नजरी के कुल चार अज्जा होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है जुज़े नजरी के चार अज्जा होते हैं। एक होता है उमूर तबलिया का इल्म, दूसरा बदन इंसानी का इल्म, तीसरा होता है असबाब का इल्म, चौथा होता है इलामात का इल्म। यही चार जुज़े नजरी के अज्जा होते हैं। इन चारों चीजों का इल्म होना हमारे लिए जरूरी होता है। इल्म के तभी कोई अमल हम कर पाएंगे। जब तक हमें उमूर तबलिया का इल्म नहीं होगा, जब तक बदन इंसान की हालत का इल्म नहीं होगा, असबाब का नहीं पता होगा, इलामात का पता नहीं होगा, तो अमल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जुज़े नजरी कहलाते हैं, जो चार होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनासिर के ताल्लुक से सही मिलान। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है, एक उनसुर, दो उनसुर, तीन उनसुर, चार उनसुर, पांच और अरबा, कसीरा, ये तमाम के बारे में एक अच्छा सा सवाल बनता है। तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। तो अर्ज और मा दो उनसुर हैं, ये किसने बताया था? अर्ज और मा दो उनसुर हैं, इसको किसने बताया था? एक देखो, एक उनसुर के कायल थे जो पांच गिरोह थे टोटल, वो सिर्फ एक ही उनसुर के कायल थे। पांच गिरोह थे, कोई मिट्टी को मानता था, कोई पानी को मानता था, कोई आग को मानता था, कोई हवा को मानता था, कोई बुखार को उनसुर मानता था। तो ये जो पांच गिरोह थे, एक से लेके पांच तक, सिर्फ एक ही उनसुर के कायल थे कि एक ही उनसुर होता है, उसी से पूरी कायनात बनती है। लेकिन कुछ ऐसे गिरोह थे जो दो उनसुर को मानते थे। छठा, सातवां और आठवां गिरोह जो था, वो दो उनसुर के मानने वाले थे। तो अभी ऊपर जो बात की गई, अर्द और मा दो अनासिर हैं, तो इसका मतलब ये है छठवें, सातवें और आठवें ग्रुप में से कोई एक होगा। तो अर्ज और मा, अर्ज का मतलब मिट्टी और मा का मतलब पानी होता है। तो मिट्टी और पानी को उनसुर मानने वाला जो गिरोह था, वो सातवां गिरोह था, ठीक है। जो छठा गिरोह था, वो मिट्टी और आग को पानी मानता था। और आठवां गिरोह जो था, मिट्टी और हवा को उनसुर मानता था। दूसरा, सेकंड है, हवा उनसुर है। तो हवा को उनसुर मानने वाला कौन था? तीसरा गिरोह। तीसरा गिरोह जो था, वो किसको? नहीं। सॉरी, हवा को उनसुर मानने वाला जो गिरोह था, वो तीसरा नहीं था। हवा को जो उनसुर मानता था, वो पांचवा गिरोह था, एनेक्सिमेन जिसको कहते थे। एनेक्सिमेन ने बताया था हवा उनसुर है, ठीक है। तो हवा को उनसुर माना था एनेक्सिमेंस ने, वो पांचवा गिरोह था। कौन सा गिरोह था एनेक्सिमेन का? बोलो। पांचवा। पांचवा गिरोह, याद रखिएगा। जो दूसरा गिरोह था, जो मिट्टी को उनसुर मानता था, वो कौन था? फ्रेकिडीज। तो फ्रेकिडीज ने किसको माना? मिट्टी को, अर्ज को, ठीक है। तीसरा जो गिरोह था, आग को जो उनसुर मानता था, हिरेक्लेट्स, ठीक है। और चौथा जो गिरोह था, पानी को मानता था, वो थेल्स था। कौन था? थेल्स। और पांचवा जो था, वो एनेक्सिमेंस था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हवा के बारे में पूछा गया था। तो हवा को उनसुर मानने वाला एनेक्सिमेंस था, जो पांचवें गिरोह का था, ठीक। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड है, मिल्ह, दहन, किब्रित से सारी कायनात मुरक्कब है। यानी कुछ ऐसे अतिब्बा थे कि, या कुछ ऐसे फलासफा थे जिनका मानना यह था कायनात तीन अनासिर से बना हुआ है, ठीक है। तो वो गिरोह था नौवां, दसवां और ग्यारहवां। ये तीन अनासिर के कायल थे कि तीन उनसुर से मिलकर पूरा कायनात बना हुआ है, जिसमें नौवां ग्रुप, दसवां ग्रुप और ग्यारहवां ग्रुप था। तो जो नौवां ग्रुप था, वो मिट्टी, आग और हवा को उनसुर मानता था। और दसवां जो था, वो मिट्टी, हवा, पानी को मानता था। और जो ग्यारहवां ग्रुप था, वो कीमिया दानों का ग्रुप था। उसी को हम अहले अक्सीर कहते हैं। ग्यारहवां ग्रुप को क्या कहते हैं? कीमिया दानों का गिरोह या अहले अक्सीर का गिरोह। ये रोगन को, नमक को और गंधक को मानते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अहले अक्सीर का गिरोह, या ग्यारहवां गिरोह, या कीमिया दानों का गिरोह। तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, असीर पांचवा अंसुर है। तो एक ऐसा गिरोह था जो पांच अनासिर के कायल थे, तेरहवां गिरोह कहलाता है। जो आग, हवा, मिट्टी, पानी के अलावा असीर यानी आकाश को भी वो उनसुर मानते थे। तो ये तेरहवां गिरोह था और पांच उनसुर के कायल थे, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर ए का फोर, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असरशन रीजन का असहाब खलीद 14वें गिरोह को कहते हैं। तो असहाब खलीद किस गिरोह को कहते हैं, बताइए। बिल्कुल सही है, 14वां गिरोह जो था, जो अनासिर कसीरा के मानने वाले थे, उनको असहाब खलीद या असहाब कमून बरूज के नाम से जानते थे। ये लोग अनासिर कसीरा के कायल थे। उनका मानना ये था अनासिर की तादाद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो असर्शन सही है। रीजन बता रहा है, ये गिरोह अनासिर कसीरा का कायल था। तो ये गिरोह अनासिर कसीरा का भी कायल था।
इसीलिए इसको हम क्या कहते थे, अनासिर कसीरा, यानी ये बहुत से ज्यादा अनासिर पाए जाते हैं, इनका मानना ये था। एक से असर्शन ज्यादा। सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। एक्सप्लेनेशन क्यों गलत है? यहाँ पे आपको एक्सप्लेन जो करना था वो करना था असहाबे खलीद क्यों कहा जाता है 14वें गिरोह को। तो 14वें गिरोह को असहाबे खलीद इसलिए नहीं कहा जाता कि ये अनासिर कसीरा का मानने वाले थे, इसलिए कहा जाता था कि इनका मानना ये था कि कोई भी चीज यानी कोई भी उनसुर खालिस सूरत में पाया ही नहीं जाता, मिली हुई हालत में पाई जाती है, मिली जुली हालत में पाई जाती है। खलीत का मतलब खिल्त से बना हुआ है, मिला जुला होना। तो इनका इनको असाबे खलीत इसलिए कहा गया कि इनका मानना यह था कि कोई भी अनासिर या उनसुर खालिस सूरत में पाया ही नहीं जाता, ये मिले जुले होते हैं, इसलिए इनको असाबे खलीत कहा गया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन असाबे खलीत के बारे में देना था। तो रीजन असर्शन सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों के गलत हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जवाब देना होता है असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में आप ये नहीं देखेंगे कि करेक्ट है दोनों, तो आप दोनों वो कर देंगे। एक्सप्लेनेशन की भी बात होती है, एक्सप्लेनेशन मतलब असर्शन को जो एक्सप्लेन कर दे रहा हो। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजाज मोतदिल तिब्बी से मुराद, हम लोगों ने मिजाज मोतदिल को बहुत अच्छे से पढ़ा था। मिजाज मोतदिल तिब्बी होता है, एक मिजाज मोतदिल हकीकी होता है, बोलो। यस। हाँ, तो यस सर। मिजाज मोतदिल हकीकी वजूद में पाया नहीं जाता। मिजाज मोतदिल हकीकी किससे निकला हुआ है? तादुल तादुल से भी। निकला हुआ है। हाँ, याद रखिएगा, हकीकी जो बना हुआ है वो तादुल से मतलब होता है। तादुल का मतलब होता है कि किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग, हमारे पास 10 रोटियां हैं, सबको एक एक रोटी दे दी जाए, इसको कहते हैं मोतदिल हकीकी। ठीक है, यानी सबको बराबर बराबर चीजें मिल गई बराबर मिकदार में। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं मिजाज मोतदिल तिब्बी, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, मोतदिल का मतलब जिसको जितनी जरूरत हो उतनी दी जाए। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे 10 लोग हैं, 10 रोटियां हमारे पास है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 रोटियों की हाजत है, कुछ लोग हैं आधी रोटी सिर्फ खाएंगे, कुछ लोग हैं जिनको खाने की हाजत ही नहीं है। तो उस एतबार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो जरूरतें सबकी पूरी हो जाएंगी, और सबके पास जरूरत के एतबार से सारी चीजें पहुंच जाएंगी। लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया? इक्वल नहीं किया है, नीड के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं है? यानी जिसको जितना तलब थी उतना दिया है। तो इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको कहते हैं मुदिल तिब्बी, है कि? तो जो मुदिल तिब्बी होता है, एक्चुअली ये फिर किस्मत से निकला है। किससे निकला है, बोलो? जो अदल फिल हकीकी वाला मोतदिल लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो तादुल से निकला है, याद रखिएगा। और जो तिब्बी वाला होता है मोतदिल, एक्चुअली में ये लफ्ज मोतदिल जो निकला है अदल फिल किस्मत से। तो मिजाज मोतदिल तिब्बी से मुराद जो लिया जाता है अदल फिल किस्मत, यानी जिसको जिसकी जितनी जरूरत होती है उतना उसको अता किया जाए, तो उसको कहते हैं अदल फिल किस्मत, या इसी को मिजाज मोतदिल तिब्बी से कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट। असरशन रीजन का अकलीम चहारुम के लोगों का मिजाज एतदाल हकीकी से ज्यादा करीब होता है, सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो इसमें जो है असरशन सही है। रीजन ये बता रहा है यहाँ पर मौसमी तगयुरात बहुत कम होते हैं, साल के ज्यादा हिस्से में सूरज की शुआओं की आमूदी पड़ने से मौसम कैफियत सारे साल यकसा रहती हैं। क्या है, सही है कि गलत है ये? गलत है। तो ये खत इस बोलो, वक्त के लिए सही क्यों के गलत है, लिए रीजन गलत बताओ। हाँ, हाँ, ये खत सर। इस्तवा के लिए ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आप ये बता सकते हो जदीद के नजदीक हम जो क्लासिफिकेशन किए थे वो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था कुरियर्स को? सर 5। कौन कौन? सर बताओ कौन कौन। खत शुमाली मोतदिल बारिद, ऐसे जनूबी में खत 2। नहीं है, मिंतका में किया गया था। खत इस्तवा जो होता है वो क्या करता है, 2 पोल को आपस में हाफ हिस्से में डिवाइड करता है, उसको कहते हैं खत इस्तवा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसको हम कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी के नाम से जानते हैं, इन दोनों को डिवाइड किया खत इस्तवा ने, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जदीद जोग्राफाजानों ने इसको कुर्रा को 5 हिस्सों में तकसीम किया था। एक था जो शुमाल जानिब था, वो उसको कहते थे मिंतक़े बारदा शुमाली। ठीक, जो दरमियान में आया मिंतक़े मोतज़ा शुमाली, और मिंतक़े हार्रा
उसके बाद जो जुनूब जानिब था मिंतक़े हारा जो टोरिड जोन जिसको कहते हैं, वो खत इस्तवा और मोतदला शुमाली के दरमियान और मोतदला जुनूबी के दरमियान जो होता है। ठीक है, इसी तरीके से मुंतक़े मोतदला जुनूबी जाएंगे, मुंतक़े बारदा जुनूबी। ठीक, जो पोल की जानिब होता है वो बारिद होगा, चाहे शुमाल के जानिब हो चाहे जुनूब के जानिब हो, बस इतना याद रखिए। जो कुतुब शुमाली के पोल पे होगा वो मुंतक़े बारदा शुमाली कहलाता है, जो जुनूबी पोल पे होता है वो मुंतक़े बारदा जुनूबी कहलाता है। उसके बाद दोनों के जस्ट बाद यानी मुंतक़े बारदा जुनूबी के बाद मुंतक़े मोतला जुनूबी आएगा, और मिंतक़े बारदा शुमाली के बाद मिंतक़े मोतदा शुमाली आता है, और दरमियान में आपका मिंतक़े हार्रा आएगा जिसको टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिने नमू के 5 दर्जात होते हैं। सिने नमू के कितने दर्जात होते हैं? 5 कौन कौन? सरसुन अतफाल तरअरी चलो, सीने सबा। तफूलत, सीने सबा, सीने तरारा, सीने रिहाक, सीने फतह। आप सीक्वेंस से हमेशा याद रखिए, इससे भूलेगा भी नहीं और गलत भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीने तफूलत जो होता है जिसको इन्फेंसी कहते हैं हम, ये 4 साल तक की उम्र का होता है। उसके बाद दूसरा आता है सीने सबा जिसको हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, 4 साल से 7 साल का उम्र होता है। तीसरे नंबर पे आता है सीने तरारा जिसको हम एडोलिसेंस के नाम से जानते हैं, जो 7 से 13 साल की उम्र तक होता है। उसके बाद आता है सीने रेहाक, सीने रेहाक जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, यानी टीन एज जिसको हम कहते हैं, 13 से लेके 19 या 21 साल तक का उम्र जो होता है वो सीने रेहाक में आता है। उसके बाद सीने फता लास्ट होता है जो सीने नमू का, जो 19 या 21 से लेकर 30 साल तक की उम्र का होता है। ठीक है, तो कुल मिला के सीने नमू के 5 दर्जात होते हैं, और कौन क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया, तो सिर्फ पहला सही होगा। दूसरा दिया था 4 साल के उम्र वाले बच्चों को सीने तरारा में रखते हैं, तो 4 साल से 7 साल तक के बच्चों को रखते हैं सीने सबा में। ठीक है, तरारा में जो आते हैं वो 7 से 13, तरारा 13 याद रखिएगा। ठीक, सबा 7 तरारा 13, तरारा 13 ऐसे याद रखिएगा। बाकी लास्ट और शुरू वाला है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, गुदद ला कनाती के अफराज होते हैं। गुदद ला कनाती किसको कहते हैं, कोई बताएगा? ला मतलब? ला मतलब नहीं होता, अरबी लफ्ज है। कनात कहते हैं हम डक्ट को। ठीक है, ठीक है, तो ला मतलब नहीं, कनाती मतलब होता है डक्टलेस। तो ला कनाती का सीधा मतलब हो गया डक्टलेस। गुदद कहते हैं ग्लैंड को। तो जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड को एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो गुदद लाकनाती होते हैं उनसे जो सेक्रीशन होता है, यानी इससे जो क्या निकलेंगे, हार्मोन्स निकलते हैं, वो किस तरह के रुतूबत में शुमार किए जाते हैं? तो शेख उर रईस ने रुतूबतों को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, एक रतूबत उला, एक रतूबत सानिया। रतूबत उला उसने बताया था कि जिगर में इस्तेहाले के बाद जो हासिल होता है उसको रतूबत उला कहते हैं, यानी अखलात में समझ लो। तो जिगर में इस्तेहाले के बाद जो हासिल होता है वो क्या होता है? अखलाती तो होता है, जो खून में शामिल होता है। तो रतूबत उला उसने बताया, और रतूबत सानिया वो बताया जो उरूक दमीविया से मुतरश्शे हो। ठीक है, आज़ा के रखने और खलाओं में जमा होते हैं, या गुदद में नुस्ख पाकर खून में शामिल होते हैं, उनको उसने रतूबत सानिया कहा था, जैसे डक्टलेस ग्लैंड के अफराजात। ठीक है, तो रतूबत सानिया में आएंगे। ठीक है, और रतूबत उस्तुकुसिया जो सेल के अंदर होते हैं उनको कहते हैं रतूबत उस्तुकुसिया। अगला सवाल हमारा है, तबई खून का रंग सुर्ख, बेबू और मजा शीरी होता है। जो तबई खून होता है उसका रंग कैसा होता है? सुर्ख होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें और मजा शीरी होता है, खून का मजा कैसा होता है? शीरीन। हाँ, अगर उसमें तुरशी पैदा हो जाए तो क्या कहा जाएगा? ताफुन पैदा हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, शेखुर रईस के नजदीक खून की मिकदार बलगम के मुकाबले 6 गुना होता है। ये किसके नजदीक था? सही है कि गलत है? हम लोगों ने पढ़ा था अखलात का तबई तनासुब, यानी अखलात जो है सबसे ज्यादा किसकी तादाद पाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग अतिब्बा में इख्तलाफात है, लेकिन जो माना गया वो अबू सहल मसीही का, अबू सहल मसीही ने जो बयान किया था वो बुखारों के फतरे के जमाने के एतबार से उसने इस्तदलाल दिया था कि जिसमें जितना फतरा आता है उसी एतबार से उसकी मिकदार में कमी होती है। खून की मिकदार उतने, जिसका फतरे का वक्फा ज्यादा होगा उसकी क्या होती है, उस अखलात की कमी होती है।
ठीक है, जिसका ज्यादा होगा वो कम होगा, जिसका कम फतरा होता है वो ज्यादा होता है। तो खून की मिकदार उसने बताया था बलगम के मुकाबले 6 गुना ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा उसने क्या बताया? खून। खून होता है, और सबसे कम सौदा होता है। ठीक है, तो बलगम जो होता है वो खून के मुकाबले में 6 गुना कम होता है, यानी अगर सपोज दैट 1 लीटर बलगम है तो खून कितना होगा? 6 बोलो। लीटर। 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर। बात समझ में आ गई? तो 6 गुना ज्यादा बलगम से खून 6 गुना ज्यादा होता है, ये बताया था अबू सैल मसीही ने। तो बात तो सही थी, लेकिन शेख रईस यहाँ लिखा हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रतूबत को जिनसे बलगम में शामिल किया गया है? तो जो हम लोगों ने रतूबतों के अकसाम पढ़े थे जब, तो जो रतूबत मुखाती थे, रतूबत लम्फाविया यानी जो लिम्फेटिक्स होते हैं, जो म्यूकस होते हैं, मेदी और मेवी, ये तमाम रतूबत जो होते हैं वो जिनसे बलगम में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिनसे बलगम में जो रतूबतें होती हैं, रतूबत मुखाती, रतूबत लम्फाविया, रतूबत मेदी व मेवी, यानी इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो हो रहे हैं या गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रहे हैं, ये सब के सब जो होते हैं वो जिनसे बलगम से आते हैं। जो पित्ता से, जिगर से, पेशाब में खारिज होने वाले जो जरा जर्द रंग के रतूबत होते हैं वो जिनसे सफरा के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आलाप दायवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस सफरा जाफरान के मानिंद जर्दी माइल होता है, सही है कि गलत है? सही है। सही है, बिल्कुल सही है। अल्लामा नफीस ने बताया था खालिस जो सफरा होगा बिल्कुल वो जाफरान के रंग क्या होता है, जर्दी माइल होता है। दूसरा दिया हुआ सफरा गजरूफ मकबी का तगजिया करता है, सही है कि गलत है? सही है। मकबी किसको कहते हैं, गजरूफ मकबी? एपिग्लोटिस। वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि किन हिस्सों में पार्टिसिपेट करता है, सफरा किसके तगजिया में हिस्सा लेता है। तो ये तमाम चीजें आपसे पूछी जाती हैं, कभी कभी अमराज सफराविया भी पूछा जाता है। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोनों सही थे। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है आदाय मुफरदा से। आदाय मुफरदा से हर साल सवाल आता है कुछ ना कुछ घुमा फिरा के। तो आपसे पूछा गया आदाय मुफरदा के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदेही करें। मेरे एक एक जुमले को बहुत गौर से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ आदाय मुफरदा 10 है। अगर आपसे एग्जाम में कोई किसी तबीब का, किसी अतिब्बा का जिक्र ना करे, डायरेक्ट पूछा जाए आदाय मुफरदा कितने हैं, तो आप आंसर कितने देंगे? 10। 10%। ठीक, हाँ। पहला सवाल। दूसरा तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा है, मसीही ने जुफर और को आदाय मुफरदा में शुमार किया। कभी कभी ये पूछा जाता है अबू सहल मसीही और मजूसी ने किस आदा को आदाय मुफरदा में शुमार किया था? तो उसमें नाखून, बाल और गुदा, ये तीन ऐसे चीज थे जिनको अबू सहल मसीही और मजूसी दोनों ने क्या किया था, आदाय मुफरदा माना था। ऐसे नॉर्मल आदाय मुफरदा क्या होते हैं? इज्म होते हैं, गदरूफ होते हैं, रिबात होते हैं, वतर होते हैं, गशा होते हैं, अस्ब होते हैं, शहम, लहम, शराइन और औरदा होते हैं। ठीक है, तो औरिदा वगैरह जो होते हैं वो आदाय मुफरदा में आते हैं। लेकिन अबू सैल मसीह ने इनके अलावा भी किसको, मुख यानी गूदा को, नाखून जुफ्र को और शार यानी बाल को आदाय मुफरदा में शुमार किया था। दो सवाल। तीसरा सवाल ये बनता है कि मसीही ने शराइन, औरदा और उरूक लम्फाविया को किस में लिखा था? उरूक लिखा था। जितने होते हैं, शराइन हुए, चाहे औरिदा हो गए, चाहे उरूक लम्फाविया हो गए, चाहे उरूक शारिया हो गए, यानी वेसल्स हो, आर्टरीज हो, कैपिलरीज हो, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स हो, इन सब को मसीही ने क्या लिखा था? सिर्फ उरूक लिखा था। ठीक है। चौथा सवाल इब्ने रुश्द के ताल्लुक से कभी कभी पूछा जाता है, रुक जाइए। इब्ने रुश्द को इनने आदाय मुफरदा किस किस को शुमार किया? एक सवाल ये भी बनता है, इस साल का सवाल था। तो इब्ने रुश्द के नजदीक जो आदाय बसीता यानी आदाय मुफरदा होते हैं वो हड्डी है, गदरूफ है, नाखून है, आसाब है। ठीक है, उसके अलावा उरूक, रिबात, अगशिया, वतर के अलावा मग्ज इसने शुमार किया। मग्ज को भी आदाय मुफरदा में, हराम मग्ज को भी यानी स्पाइनल कार्ड को भी, चर्बी को भी जो हम लोग पढ़े हैं वो तो है ही ऑलरेडी, सौरभ को भी इसने, जिल्द को, खून को, बलगम को, मिर्रा सौदा, मिर्रा सफरा और रूह, इन तमाम चीजों को इसने आदाय मुफरदा में शुमार किया था। तो कभी अगर इब्न रुश्द के ताल्लुक से पूछा जाए तो उन 10 के अलावा जो इसमें से शुमार हैं उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ तीसरा सवाल था, इब्न रुश्द ने मिर्रा सौदा को भी आदाय मुफरदा में शुमार किया, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है अज़्व मुफरद के जुज और कुल पर एक नाम सादिक नहीं आता। तो उज़्व मुफरद या उज़्व आदाए बसीता का जो आपका तारीफ है वही है, इनके जुज और कुल पे एक नाम सादिक आता है, यानी इनका एक हिस्सा ले लिया जाए या पूरा पार्ट लिया जाए, उसका एक ही नाम होगा, नाम नहीं बदलेगा। तो आसाब को छोटा ले लें या आसाब को पूरा ले लें, उनको आसाबी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए लास्ट वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट का है, बकाए जिन्स के एतबार से आज़ाए रईसा चार है। सही है कि गलत है? पूरा क्वेश्चन लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है। हाँ, तो बकाए जिन्स के एतबार से आज़ाए रईसा कितने होते हैं? 3। बकाए जिन्स के एतबार से आज़ाए रईसा कितने हैं? 3। बोलो भैया। 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? दिमाग, कल्ब और जिगर। बताओ। दिमाग, कल्ब, जिगर। ठीक है। हाँ, और 9 के कह दिया जाए तो 4 हो जाएगा, याद रखिएगा बस, ठीक है। आधा तनसुली उसमें ऐड हो जाता है। तो पहला जो है इस एतबार से गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ जवासी से दिमाग खादिम मुही होते हैं। तो एक खाते मुहैया होता है, एक मौदिया होता है, ठीक है। मौदिया जो उज़्व रईस के बाद काम करता है उसको मौदिया कहते हैं, जो उज़्व रईस से पहले काम करे उसको मुहैया कहते हैं। तो जवासी से दिमाग जो होते हैं वो खादिम मुहैया होते हैं। जैसे जवासी से दिमाग किसको कहते हैं हम लोग? जवासी से दिमाग किसको कहते हैं? नहीं पता? आंख, नाक, ये सब क्या है? स्किन। जवासी से दिमाग है, जासूस है ये। दिमाग को यही सब तो चीजें हम देखते हैं वही तो दिमाग महसूस करता है, सुनते हैं वही तो दिमाग महसूस करता है। तो दिमाग के काम से पहले दिमाग उज़्व रईस है, उससे पहले हम आंख से पहले देखते हैं, फिर ये जाके दिमाग को बताता है, ठीक है। जो सुनते हैं वो दिमाग में फिर जाता है। तो इसलिए खादिम मुही में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो खादिम मुहैया और मुअद्दिया से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो आंख, नाक, कान, जबान, जिल्द, ये खादिम मुहैया होते हैं अगर दिमाग को उज़्व रईस मान लिया जाए, ठीक है। अल्लामा गिलानी के नजदीक रूह किस जगह पहुंचकर मुंबई हरारत बनती है? तो मुंबई हरारत, मुंबई हरारत का मतलब मंबा किसको कहते हैं? मंबा कहते हैं वो मकाम जहां से हरारत निकले। हरारत के ताल्लुक से अगर बात किया जाए तो मुंबई हरारत जो होता है वो कल्ब होता है। कहाँ? तो रूह जब कल्ब में पहुंचती है, हाँ, तब मुंबई हरारत होती है। इसको बताया था अल्लामा गिलानी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुव्वत के मानी है, हम लोग कुआ पढ़े थे, कुव्वत के मानी हम लोगों ने बयान किया था। तो कुव्वत के मानी में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। बहुत सारे उसके माने होते हैं। कुव्वत के माने पावर होता है, यानी कुदरत होता है। कुव्वत के माने जो होता है जोर होता है। कुदरत के माने होता है ला इनफियाल, यानी जो कोई आसानी से मुतासिर, ठीक है, ना हो, उसको कहते हैं ला इनफियाल। फिर एक होता है तासीर फिल गैर, यानी जो दूसरे पे अपना असर करे उसको कुव्वत कहते हैं, यानी खुद ना असर हो, दूसरों पे असर करे, ठीक है। तो लाइन फ़याल, तासीर फिल गैर, कुदरत, जोर, ये सब जो है कुव्वत के मानी होते हैं। तो सभी आंसर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। असरशन रीजन क्या? कुव्वत मुतसरफा को वकील से तशबीह दी गई है। सही है। मुतसरफा मतलब जोड़ तोड़ करने वाला। तो वकील किसको कहते हैं? कुव्वत, बोलो, मुतसरफा को। रीजन, ये हवास खमसा बातना की एक किस्म है, दिमाग के अंदर पाई जाती है। रीजन सही है, हवास खमसा की एक किस्म है जो दिमाग के अंदर पाई जाती है। लेकिन मुतसरफा इसलिए नहीं कहा गया, क्यों, या वकील इसलिए नहीं कहा गया, इसको आपको बताना था, ठीक है। रीजन, तो रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा। एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था, कुव्वत मुतसरफा को वकील क्यों कहा गया। वकील क्यों कहा गया? वकील इसलिए काम कहा गया क्योंकि ये जिस तरह वकील किसी बातों को जोड़ तोड़ के पेश करता है, इसी तरीके से ये जो क्या करता है मुतसरफा, किसी भी बातों को जोड़ तोड़ के पेश करता है, ठीक है। जो कुव्वत जाहिरा ने, मुदरिका ने, यानी जो हमारे बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा जो चीज महसूस की उसी को अपनी उसको जोड़ने और तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए इसको वकील से तशबीह दी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिल्द के साफ के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदेही करें। इसमें पूछा गया गलत कौन सा है? तो आज़ा का बैरूनी लिबास होता है, ठीक है। मसीह ने बताया था कि जिल्द ये बैरूनी लिबास होता है। तो एक दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बैरूनी लिबास किसको कहते हैं? तो आप किसको कहेंगे? जिल्द को। दूसरी बात किसने कहा? आप बताएंगे मसीही। दूसरा, आदमा को हकीकी जिल्द कहते हैं। आदमा किसको कहते हैं? डर में।
हाँ, हकीकी जिल्द वही होता है, एपिडर्मिस तो होता नहीं, ठीक है। बशरा को कर्ण के जौहर से तशबीह दी जाती है, बशरा किसको कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को। कर्ण किसको कहते हैं? हॉर्न। सींग। हार्न को। तो ये क्रेटिन का हार्न भी बना होता है और ये भी क्रेटिनाइज होता है, ठीक है, इसीलिए उसे तशबीह दी जाती है, ठीक है। तो ये भी सही है, उरूक और आसाब बशरा में ही पाए जाते हैं, सही है कि गलत है? गलत। गलत है। उरूक व आसाब डर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस में नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुस्से की हालत में रूह बदन के, बताओ, बाहर से अंदर की तरफ आएगी कि अंदर से बाहर की तरफ? अंदर से अंदर बाहर। से बाहर। अंदर से बाहर की, इसीलिए चेहरा हो रहा गुस्से में क्या हो जाता है? सुर्ख हो जाता है। जब रूह आएगा तो खून भी आएगा, क्योंकि खून क्या होता है? सवारी होता है रूह का, ठीक है, इसीलिए चेहरा हो रहा एकदम लाल तमतमा जाता है। तो गुस्से की हालत में रूह बातिन से अंदर की तरफ, सॉरी, बातिन से जाहिर की तरफ आती है। और कब जाहिर से अंदर की तरफ जाएगी? गम की सूरत में। गम की हालत में, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा है, कोते गाजिया ज्यादा कवि होता है, तो कोते गाजिया कब कवि होगा? तो सीधा सवाल एकदम, कोते गाजिया कब, डेवलपमेंट कब होता है? सीने नमू में, तो सबसे ज्यादा कवि किस में होगा? सीने नमू में। सबसे ज्यादा कमजोर आखिर और सीने, कौन से? सीने शफूकत में, ठीक है, कमजोर होगा और कवि होगा बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिगर अखलात बनाकर तकीर की तरफ से सारे बदन की तरफ रवाना करता है। तकीर होता है एक तहदीब, और हम लोग क्या बताए, तहदीब, दो चीजें होती है ना। तकीर किसको कहते हैं? और कनकेविटी। कॉन्केविटी। और कॉन्वेक्स को क्या कहेंगे? मुहद्दिब। मुहद्दब, या ठीक है, या तहदीब कहते हैं। तो जो अखलात होता है जब बन जाता है तो पूरे बदन की तरफ रवाना करने के लिए किस साइड से जाता है? मुहद्दब की तरफ से भेजता है, याद रखिएगा, तकीर की तरफ से आमा में आके गिरता है। समझ में आ गया? इसीलिए तकीर का ताल्लुक जो होता है, जो कॉन्केव सरफेस होता है उसका ताल्लुक आमा से होता है, जो मुहद्दब सरफेस होता है उसका ताल्लुक लंग से होता है। याद है ना ये जुमला? तो और मुहद्दब में कोई बीमारी होती है तो मुतासिर फेफड़ा होगा, अगर मुकार में कोई बीमारी होगी तो मुतासिर मैदा होता है। तो जिगर अखलात बनाकर तकीर की जानिब से सारे बदन की तरफ रवाना करता है, गलत है, तकीर की तरफ से नहीं बल्कि तहजीब के जानिब से रवाना करता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा बयान है, सफरा का जो हिस्सा खून में शामिल होता है उसको सरीरा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? और जरीरा किसको कहते हैं? जो आमा में जाता है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह। असर्शन रीजन का ये भी है, मनी फजलाते सालेहा होते हैं, सही है कि गलत है? हम लोगों ने फजला पढ़ा था, दो फजला की दो किस्में थी, सालेहा और गैर साले, ठीक है। तो सालेहा उन फजलात को कहते हैं जो फाजिल तो होते हैं लेकिन हमारे जिस्म के, बताओ। तवय्युन। ठीक है। तो फजलात मनी क्या होता है? फुजलाते दूध और मनी किसकी मिसाल थी? फुजलाते सालिहा की, सॉलिह। ठीक है, याद रखिएगा। रीजन दे रहा है, जो आज़ा की परवरिश में सर्फ होता है और जिसमें जुज़े बदन होने की सलाहियत होती है, इस तरह के फजलात, यानी वो फाजिल तो है, फजलात का मतलब ये एक्स्ट्रा। तो कोई चीज फाजिल हो और लेकिन उसके अंदर ये खुसूसियत पाई जाए कि वो जिस्म की किसी भी आज़ा की परवरिश में हिस्सा ले, या फिर जुज़े बदन की सलाहियत उसके अंदर पाई जाए, तो उसको सालिहा में शुमार कर लिया जाएगा। तो चूंकि मनी फजलात सालिहा इसलिए कहा गया क्योंकि ये जुज़वे बदन की सलाहियत, इसी से तो पूरा जिस्म बनता है, ठीक है। तो इसलिए असर्शन, रीजन, एक्सप्लेनेशन सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख रईस के नजदीक सेहत व मर्ज के दरमियान तकाबुल है, तो शेख रईस ने सेहत व मर्ज के दरमियान कौन सा तकाबुल बयान किया था? मलका व आदमी मलका। मलका जालिनूस के वाद नजदीक तकाबुल तजाद। तजाद, वेरी गुड। तो किसने तीन हालतें बताई जिस्म की? जालिनूस। जालिनू, जहां तजाद होगा वहीं पे तीसरी हालत पैदा होगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमराज मजारी सुए तरकीब के किस किस्म में शामिल है? हम लोग ने था सुए तरकीब, अमराज खिलकत, अदद, मिकदार और अदद, वज़ा। तो जो मजारी वाला किस में आता है? खिलकत, खिलकत में, यानी उसमें क्या हो जाए, नैरोइंग हो जाती थी। ये सब तो पढ़ते थे हम लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगशिया के तफरुक के साल को क्या कहते हैं? आसान सा सवाल दिया था, बहुत ही आसान था तफरुक के साल का। फतक, जिसको हम आम जबान में क्या कहते हैं? हर्निया, हर्निया। ठीक है, कहीं का भी मेम्ब्रेन, जहां भी देखो आपने हर्निया पढ़ा, हाइटस हर्निया पढ़ते, कोई भी हर्निया पढ़ते, अम्बिलिकल हर्निया पढ़ते हैं, क्या होता है, मेम्ब्रेन रप्चर होता वहां का। ठीक है, तो उसी को हम लोग फतक बोलते हैं। ठीक है, इंफजार किसको कहते हैं? वरीद के फटने, ब्रेन के फट जाने को, बिल्कुल। हतक, हतक, बोन, बोन में नहीं हतक का मसल, आता है। मसल मसल, सादे आदम। मसल, हाँ सादे होता फाड़ना, हतक होता है मसल क्या का, होता है, एक, अजले, हाँ अजला का। ठीक है, तफरुक के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बलिहाज मवाद वर्म की 4 किस्में होती हैं, सही है कि गलत है? गलत है। 4 नहीं, कितनी किस्में होंगी? 6, छह। छः। कौन सी एक्स्ट्रा 2 बताओ? वर्मे माई और वर्मे माई रीही। माई रूम। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिद दमी वर्म को फलगमुनी कहते हैं, सही है कि गलत है? सही, अच्छा, और खालिद सफरावी ये सब क्या कहेंगे? हमरा। हमरा। दमुई है फलगमुनी, सफरा है तो हमरा, सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, और दोनों मिक्स हो जाते हैं तो दोनों नाम जोड़ दिए जाते हैं। जो ज्यादा होता है उसको पहले लिखा जाएगा, जो कम होता है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा, इस्तिस्का की हालत में बुखार का पाया जाना, बहुत ही आसान सा सवाल था। किस किस्म का मिसाल है? हम लोग पढ़ते थे मर्द मुसल्लम और मर्द गैर मुसल्लम। मर्द मुसल्लम उसको कहते हैं जिसका इलाज आसान हो, कोई दुश्वारी ना हो उसको इलाज करने में, उसको, इस तरह के मर्ज को मर्द मुसल्लम कहते हैं। सलीम से बना हुआ, सालिम से बना हुआ, सालिम का मतलब ठीक ठाक, सही, सीधा। और जो पेचीदा होते हैं, जिनके अमराज में जिन अमराज में पेचीदगियां पाई जाती हैं, जिनके इलाज में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उनको कहते हैं मर्द गैर मुसल्लम। तो इस्तिस्का की हालत में बुखार का पाया जाना किस तरह की मिसाल है? गैर मुसल, गैर मुसल्लम। क्यों इसको गैर मुसल्लम में रखा गया इस्तिस्का को? किसी क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट इस्तिस्का को या फिर बुखार को ट्रीट करना है, कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, दोनों अपोजिट है। बुखार है, बुखार किसका तालिब होता है? तबरीद का। किसका तालिब होगा? बोलो। तबरीद का तालिब होता है, ठंडक पहुंचाना होता है बुखार में। और इस्तिस्का किसका तालिब है? हरारत। तजफीफ का, खुश्की पैदा करना है। दोनों अपोजिट कैरेक्टर है कि नहीं है? अगर खुश्की पैदा करते हैं तो बुखार बढ़ जाएगा, और तबरीद पैदा करेंगे तो इस्तिस्का बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको मर्द गैर मुसल्लम में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, बयान का ही किसी भी मौसम का मिजाज मुतदिल नहीं होता, सही है कि गलत है? रबा का होता है ना सर। हाँ, किस मौसम का? मौसम रबी। रबी का। हाँ, रबी का मौसम मुतदिल होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, सूरज की शुआएं जब खत सरतान पर अमूदन पड़ती हैं, शुमाली नुस्फ कुर्रा पर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, बराबर सही है? होती है। ऐसा होता है। बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो ये गलत हो जाएगा, नेक्स्ट दोनों हो जाएगा। बस ऐसे ही पढ़े रहो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, चाहे जैसा क्वेश्चन आए कर ले जाओगे इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन। अमराज और फसूल के मौसम, बहुत आसान सा एक सवाल इसमें खूब आता है, बीमारियों से कि इस अमराज में कौन से बीमारियां खूब होती हैं? तो मौसम रबी में सबसे ज्यादा नक्सीर होता है, क्योंकि खून के, बोलो, रबी का मिजाज कैसा होता है? खून के मुवाफिक होता है ना, तो खूनी अमराज इसमें होंगे, सीधा सा फंडा है। तो नक्सीर क्या है? खूनी मर्द है, तो खूब नक्सीर होता है इसमें मौसम रबी में। ठीक है, उसके बाद दिया है मौसम खरीफ। मौसम खरीफ में कैसे कि दीदाने शिकम वगैरह इसमें पड़ते हैं, मौसम खुजली वगैरह यानी कीड़े वकाड़े, ठीक है, जर वगैरह इसमें खूब होते हैं। उसके बाद आता है मौसम शीता। शीता किसको कहते हैं? विंटर, सर्दी का मौसम, तो निमोनिया वगैरह होगा, लंग्स वगैरह की बीमारियां होंगी। साहब गर्मी का मौसम, आज आज सुबह चश्म वगैरह होगा। बड़ा आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज और आता भी है सवाल, पहाड़ी इलाकों के बाशिंदे क्या कहलाते हैं? मसाकिन आलिया, आलिया, वेरी गुड। लेकिन मसाकिन हजरिया मकशूफा किसको कहेंगे? बर्फ से ढके हुए पथरीले मकामात के जो लोग होते हैं क्या कहेंगे? हजरिया मकशूफा, याद रखिएगा।
दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहाड़ी को आलिया कहेंगे, और पहाड़ी एरिया जो बर्फ से घटे पथरीले मकामात होते हैं, जो बर्फ से ढके हुए होते हैं, उनको कहते हैं मसाकिन हजरिया मकशूफा। गैरा जो पहाड़ के नीचे दामन में एकदम बिल्कुल नीचे, उसको गैरा कहते हैं। ठीक है, चलो। मसाकिन याबिसा जो खुश्क इलाकों में रहते हैं। अगला सवाल। मसाकिन जनूबिया की औरतें हैज से मुकम्मल तौर पे पाक नहीं होती हैं, सही है कि गलत है? गलत। गलत है। कहाँ की हैज से मुकम्मल तौर पे नहीं पाक होती हैं? मसाकिन शुमालिया की। माली। ठीक है। शुमाली वाली है से इनमें स्पॉटिंग की वो होती है, मतलब ब्लीडिंग हल्की फुल्की होती रहती है। ठीक। हिंदुस्तान में मशरकी हवा बहुत मरतूब होती है। अगर हिंदुस्तान के एतबार से बात किया जाए तो मशरकी हवा मरतूब होगी। इन जनरल बात किया जाए तो मगरबी हवा मरतूब होती है। अगर मुल्क का नाम ना दिया जाए तो मुल्क का नाम देने का मतलब बात की जा रही है पुराने तिब्बा के एतबार से, यानी अरब के एतबार से, ईरान के एतबार से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन का था चश्मों का पानी जयीदुल जौहर होता है। अभी कल के लेक्चर में मैंने यूट्यूब पे असबाब का पढ़ाया था, तो उसमें पूरा पानी का ही था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा लेक्चर, ठीक है, रिपीट करके। तो उसमें जो असर्शन दिया हुआ है चश्मों का पानी जयीदुल जौहर होता है, तो हमने पानी के अक़साम में बयान किया हो कि बहुत सारी किस्में होती हैं। तो एक किस्म होता है पानी का जो सबसे बेहतर किस्म माना गया, उसको कहते हैं माँ जयीदुल जौहर। और माँ जयीदुल जौहर में जो सबसे बेहतर माना गया वो माना गया चश्मों का पानी। चश्मों में भी किस चश्मों का पानी? शीरी चश्मों का पानी। ठीक है, और उन चश्मों का जो बह रहा हो, जारी हो, जिसपे सूरज की शुआएं पड़ती हो, ठीक है, ये सब चीजें थी, जिसकी मिट्टी खालिश हो या पथरीली हो। तो पहला सेशन सही है। रीजन है, इसको उर्फ आम में मीठा पानी बोला जाता है। तो रीजन जो है, माँ जय्यदुल जौहर को हम लोग मीठा पानी कहते हैं, ना कि चश्मों के पानी को मीठा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक, रीजन सही है, उर्फ आम में इसको मीठा पानी बोला जाता है, लेकिन चश्मों का पानी जयीदुल जौहर होता है इसलिए क्योंकि मीठा होता है। ये बात गलत हो गई ना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। चश्मों का पानी जयीदुल जौहर क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं, इसको उर्फ आम में मीठा पानी बोला जाता है, तो जयीदुल जौहर को हम लोग मीठा पानी बोलते हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन सही है, लेकिन वजाहत नहीं कर पा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्माम के पहले, दूसरे और तीसरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछे गए हैं, कभी पहले कमरे का, कभी दूसरे कमरे का, कभी तीसरे कमरे का मिजाज। तो हम्माम का जो पहला कमरा, दूसरा कमरा और तीसरे कमरे का मिजाज सीक्वेंस वाइज पूछा गया ढक्कन था। लगा। तो इसमें मुतदिल होगा, फिर गर्म होगा, फिर गर्म खुश्क होगा। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन था कि क्या? जो मैं है, यहाँ तो मेरे को मंद है, जब से खाई हूँ, क्या आवाज खाना। बंद कर लो भाई, माइक किसी का म्यूट कर लो प्लीज। बदन में दाखिल होकर एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा और मिनिमाइज करिए, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बहुत, ये भी एक है, कल ही अभी इसको मैं उस लेक्चर में मैंने हवा, अरे माकुल मशरूबात के लेक्चर में इसको भी पढ़ाया है, कल के यूट्यूब वाले में, जो सम मुतलक किसको कहते हैं। ठीक है, और सारी चीजें, एब्सोल्यूट पॉइजन और दवाएं सम्मी, ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं। तो इसी इसका ये क्वेश्चन ये था कि समय मुतलक बदन में दाखिल होकर खुद भी तब्दील होते हैं और बदन में तब्दीली का फेल जारी रखते हुए बदन को फासिद कर देते हैं। देखो एक बात बता दें, हमने बताया था जो चीज हम खाते पीते हैं, जो भी माकूलात मशरूबात लेते हैं, वो बदन में जाने के बाद तीन कैफियत हो सकती है उसके साथ। एक तो ये हालत पैदा होती है कि वो जो जिस्म में जाए खुद तब्दील हो, लेकिन बदन के अंदर कोई तब्दीली पैदा ना करे। जो खुद तब्दील हो, बदन के अंदर कोई तब्दीली ना पैदा करे, जैसे ग़िज़ा वगैरह होता है। दूसरा होता है जो खुद तब्दील हो, बदन के अंदर भी तब्दीली पैदा करे। तीसरी कंडीशन होती है खुद तब्दील ना हो लेकिन बदन के अंदर तब्दीली पैदा करे, जिसको हम सम कहते थे, या उसी को समय मुतलक कहते थे, एब्सोल्यूट पॉइजन कहते थे। तो यहाँ एब्सोल्यूट पॉइजन के बारे में लिखा, समय मुतलक बदन में दाखिल होकर खुद भी तब्दील होते हैं और बदन में तब्दीली का फेल जारी रखते हैं। तो समय मुतलक कभी खुद तब्दील नहीं होते, याद रखिएगा, वो सिर्फ तब्दीली का फेल जारी रखते हैं और अपना तब्दील नहीं होते। इस बुनियाद पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, कलेजी व फेफड़े ग़िज़ाए लतीफ कसीर तग़ज़िया जेदुल कैमूस की मिसाल हैं। तो जो कलेजी और फेफड़े होते हैं, ये ग़िज़ाए लतीफ कसीर तग़ज़िया जेदुल कैमूस में नहीं बल्कि रद्दुल कैमूस में आते हैं, तो याद रखिएगा। और ये भी मैंने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया इसको, जयदुल कैमूस, रद्दुल कैमूस, ग़िज़ाए लतीफ, ग़िज़ाए कसीर, ठीक है, कसीर तग़ज़िया, कलील तग़ज़िया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये आपसे खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। एक सवाल हर साल पूछा जाता है, कभी ग़िज़ाए लतीफ बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ लिया जाएगा,
तो कभी क्या करता है, सिर्फ यही कसीरुत तग़ज़िया कलीलुत तग़ज़िया करके पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी चारों को एक साथ मिला के किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल ये भी खूब पूछा जाता है, दलक से इस्तरदाद और इस्तेदाद। तो आप लोगों को मैंने बताया, इसका ट्रिक याद रखिएगा। इस्तेदाद कहते हैं कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को। तो किसी चीज को किसी के लिए तैयार करना, उसको कहलाते हैं इस्तेदाद। और बाद में जो किया जाता है आखिर में रे आता है, इस्तरदाद में रे आता है, इसलिए आखिर में इस्तरदाद किया जाता है। तो दलक इस्तरदाद वर्जिश से कब्ल बदन को आमादा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल गलत है। दल के इस्तेदाद किया जाता है आमादा करने के लिए, ठीक है, बाद में किया जाता है इस्तरदाद। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिनूस के नजदीक दर्द का हकीकी सबब तफरुक इत्तिसाल है। तो जालिनूस ने बताया था कि दर्द का जो हकीकी सबब होता है वो सिर्फ तफरुक इत्तिसाल होता है, ठीक। शेखुर रईस के नजदीक अक़साम वजह 15 है। तो शेख अक़साम वजह कुल कितने हैं? 15 किसके नजदीक? जालिनूस के नजदीक। जालिनूस के नजदीक, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। शेखुर रईस नहीं बल्कि जालिनूस होना चाहिए। अक़साम वजह हम लोगों ने पढ़ाया था, वजह का नाकिस खशन तमद्दुद ये सब करके, ठीक है। ठीक, वजह और अलम में फर्क पता है? नहीं सर, बता दीजिए। दोनों एक होता है। देखो, वजह और अलम दोनों दर्द ही को लिए बोला जाता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर तमाम खवास के मनाफी, तमाम खवास का मतलब जितने एहसासात हमारे हैं, एहसास उन तमाम के मनाफी, उनके अपोजिट अगर कोई एहसास होता है तो उसका नाम अलम रखा गया। क्या नाम रखा गया उसका? अलम। आलम। और सिर्फ लामसा, ठीक है, सिर्फ लामसा के मनाफी एहसास का नाम जो होता है वो वजह होता है। सिर्फ लम्स से अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है, लामसा का जो एहसास होता है उसके मनाफी एहसास का नाम वजह होता है। तो सर आलम से टच याद रखिएगा। हाँ, लामसा टच को कहते हैं, ठीक। टच करने पे तो अगर वजह, पेन हो रहा है तो मतलब हाँ, वजह। मतलब टच करने पे पेन या टच वाला पेन, कहने का मतलब स्किन को हम टच कर रहे हैं, छूने पे पेन हो रहा है। समझ गए कि नहीं? कहने दबाना नहीं। देखिए, एक और पेल्पिटेशन सर होता है, हम लोग करते टेंडरनेस हैं ना। से रिलेट करेंगे क्या? जैसे क्या कह रहे हैं? टेंडरनेस। सर टेंडरनेस से रिलेट करेंगे क्या? जैसे यही मैं टेंडरनेस में बताना चाह अगर रहा हूँ, टेंडरनेस से नहीं मतलब है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। वजह का मतलब ये होता है, सर आवाज नहीं आ रही। के लिए बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए सिर्फ छूने से जहां जहां एहसास होता है उसको कहते हैं पेन, उस पेन को वजह कहते हैं कुल मिला के। और अलम कहते हैं कोई भी चीज, जैसे अलम कहते हैं कोई बहुत तेज बोल रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है? नो सर। आवाज नहीं आ रही है? अब कैसे आपने नो बोला है? अब आ रही है? सर आवाज फंस के आ रही है चलो, सर। देखो, हाँ, वजह देखो, एक दर्द होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा कहते हैं ना, कान दर्द कर रहा, चिल्ला रहा, कोई आवाज खूब कर रहा है, तो वो क्या होता है? अलम होता है। जैसे कोई हमारे आंखों की रोशनी को चुभ रहा, बहुत तेज होता नहीं है, कभी कभी आप धूप में निकल रहे हैं, बहुत तेज धूप हो रही है, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, रोशनी पड़ती है कि नहीं? तो ये सब अलम में आएंगे। किस में आएंगे? अलम में। अलम। अलम आलम से बना हुआ है, ये मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आलम से, आलम मतलब पूरा कंप्लीट की बात करते हैं हम, पूरी दुनिया। तो कोई भी जो पूरे एहसासात के जो चीजें दिक्कत महसूस करें उनको अलम कहेंगे। तो जैसे कोई भी पेन हो रहा है, वो पूरे एहसासात को मुतासिर कर रहा हो तो उसको अलम कह देंगे। सिर्फ लम्स को अगर मुतासिर करेगा तो उसको कहेंगे वजह। बस इतना जानिए, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब मंतकी अल्फाज हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि तमाम खवास के मनाफी एहसास का नाम अलम, लाम से कुत लामसा के मनाफी एहसास का नाम वजह, ठीक है, समझ गए? यस यस। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो शेखुर रईस ने वजह के जो असबाब बताए थे वो दो बताए थे, सुए मिजाज मुख्तलिफ और तफर्रुक इत्तिसाल, याद रखिएगा, ठीक है। जालिनूस के नजदीक सिर्फ तफर्रुक इत्तिसाल दर्द का सबब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बयान कहिए एक नब्जा दो सुकून से मुरक्कब होता है, इनक़िबाज़ के बाद वाले सुकून को सुकून मरकजी कहते हैं। बिल्कुल सही है, एक नब्जा कितने सुकून से मुरक्कब होता है? 2। दो सुकून, और हरकत की बात किया जाए तो दो हरकत, यानी एक नब्जा दो सुकून दो हरकत से मुरक्कब होता है। बात बिल्कुल सही यहाँ लिखी गई है, एक नब्जा दो सुकून से मुरक्कब होता है। इनक़िबाज़ के बाद वाले सुकून को सुकून मरकजी कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, सुकून दाखिली कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अल्लामा करशी के नजदीक नब्ज की हरकत हरकत वज़िया है, सही है कि गलत है? सही है। और हरकत आइनिया किसने बताया था? जुमहूर अदबा ने। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खूब पूछा जाता है, हरकत आइनिया और वज़िया। नफ्स के मुतालिक गलत बयान की निशानदेही करनी है आपको, एक उंगली से नफ्स देखना ज्यादा काबिल एतमाद होता है, सही है कि गलत है? सही है। सही। सबसे ज्यादा काबिल एतमाद एक उंगली से नफ्स देखना होता है, क्योंकि हम जो चेंजेस होंगे आसानी से फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर उंगली की कुव्वत लमसा अलग अलग होगी। तो अगर अलग अलग होगी तो हो सकता है उनमें कुछ डिफरेंशिएशन मिल जाए, जब एक ही करेंगे तो एग्जैक्ट हमको पता चलेगा, ठीक। दूसरा है, तीन उंगलियों से नब्ज देखने का तरीका हिंदुस्तान में राइज है, ये भी सही है। हिंदुस्तान में कितनी उंगलियों से नब्ज देखी जाती है अमूमन? 3। तीन उंगलियों से। शिरियाने जिंदे असफल पर नब्ज देखना आसान है, सही है कि गलत है? गलत। शिरियाने जिंदे आला पर नब्ज देखना आसान होता है, असफल पे नहीं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अदिल्ला नब्ज 10 है, हम लोग जानते हैं अदिल्ला नब्ज 10 है। कौन कौन होता है जल्दी से बता दो कोई एक साथ में। अदिल्ला नब्ज जल्दी से बता दो 10, याद है किसी को? मिकदार इनबिसात, कैफियत करा, जमाने हरकत, जमाने सुकून, क़वाम आला, और उसके वाला होता है खला व इम्तला, मलमस, इस्तवा, इख्तलाफ, निज़ाम व अदम निज़ाम, वज़न, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफियत करा के लिहाज से नफ्स की कितनी किस्में हैं? कैफियत करा के लिहाज से नफ्स की तीन किस्में 3। होती है, नब्ज कवी, नब्ज ज़ईफ और नब्ज मोतदिल, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट दूसरा दिया है, नब्ज मुतवातिर को नब्ज मुतकासिब भी कहते हैं, नब्ज मुतवातिर नब्ज मुतकासिब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है नब्ज मुतवातिर को नब्ज मुतकासिब। चलो मुतदारिक नेक्स्ट भी क्वेश्चन। कहते हैं। हाँ, इसको मुतदारिक भी कहते हैं, मुतकासिब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर बच्चे का नब्ज बूढ़े के नब्ज के वजन के बराबर हो जाए तो ऐसे नब्ज को क्या कहते हैं? मबाइनुल वजन, यानी मिली हुई उम्र से ना हो। अगर बच्चे का नब्ज किसके बराबर हो जाए? बोलो। बूढ़े का नब्ज बच्चे के बराबर हो जाए या बच्चे का बूढ़े के बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे मबाइनुल वजन। अगर बूढ़े का जवान के जैसा हो जाए तो क्या कहेंगे? या जवान का बूढ़े जैसा, मुतगैरुल वजन। या बच्चे का मुतगय्यर। जवान के जैसा, उसको मुतगय्यरुल बिल्कुल। कहेंगे। अपनी मिली हुई उम्र के जैसा अगर होगा तो मुतगय्यरुल वजन, मिली हुई उम्र को छोड़ के उसके बाद वाले उम्र का होगा मुबाइनुल वजन, और दोनों ना हो, यानी जो जिस उम्र का हो उसका भी ना हो, बाद वाले का भी ना हो, मिली हुई का ना हो, तो उसको कहते हैं खारिजुल वजन, यानी खारिज हो गया, ठीक है, अपने वजन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, नब्ज के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदेही करें तो कुव्वत व ज़ौफ़ के लिहाज से नब्ज कवी का तबई कहा जाएगा, सही है कि गलत है? सही कवी है। नफ्स क्या होता है? तबई नफ्स कहलाता है, मैंने बताया था मोतदिल नहीं बल्कि कवी नफ्स। हाँ, असबाब मुकव्विमा कितने होते हैं? बताओ भैया, असबाब मुकव्विमा कितने होते हैं? 3। तीन। कौन कौन? कल्ब, उसी को असबाब मासिका के शुबहा, नाम से जानते हैं। हाँ, कल्ब, कल्ब की शुबहा, कुव्वते हज। हैवानिया, हाँ, आले नफ्स और हाजते तदफिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नब्ज के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदेही तो दोनों सही हो गया। नब्ज जुल्फतरा का सबब कुव्वत का कवी होना और हाजत शदीद होना। जुल्फतरा का सबब क्या होता है? जुल्फतरा का मतलब क्या होता है? गैप वाली नब्ज। हम्म, तो इसमें जो है अचानक क्या हो जाए,
थकान आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जुल्फतरा लायक होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नब्ज मिशारी सरी मुतातिर और सुल्ब होती है, बिल्कुल सही है, नब्ज मिशारी सरी होगी, मुतातिर होगी, सलाबत की वजह से तो मिशारियत पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें गलत जो था वो थर्ड वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नब्ज थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, नब्ज में कमजोर दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नब्ज के मुतालिक से ये भी सही बयान की निशानदेही करनी है, बड़ा आसान था, सब दिया हुआ था। नब्ज अतफाल ज़ईफ मुतवातिर होती है, सही है कि गलत है? बच्चों की नब्ज कैसी होती है? ज़ईफ होगी, मुतवातिर होगी, बिल्कुल सही है। नब्ज शयूख सगीर मुतफावित और बती होती है, तो बूढ़ों की कैसी होती है? सगीर होगी, मुतफावित होगी और बती होती है शयूख में, ठीक। उसके बाद जो है हामला की नब्ज सगीर सरी और मुतवातिर होती है। हामला की नब्ज कैसी होगी? अजीम हम्म, होती है। ठीक है। नब्ज कुर्ब मौत दूधी या नमली होती है, सही है कि गलत है? सही है। नेक्स्ट है, सिल के मरीज में नब्ज अजीम सरी और मुतवातिर होती है। सिल के मरीज का नब्ज कैसा होगा? ठीक है, तो इसमें ए बी एंड डी करेक्ट होगा, बाकी गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अदिल्ले नब्ज, अदिल्ले बोल 6 हैं, सही है कि गलत? गलत। जैसे हमने अदिल्ले नब्ज पढ़ा 10, अदिल्ले बोल कितने होते हैं? 7। 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोल का रंग, रसूब। किवाम, सफाई, कदूरत, रसूल, मिकदार, बू और झाग, ठीक है। दूसरा दिया, मरीज के पेशाब करने के फौरन बाद मुआयना किया जाए, सही है कि गलत है? मुआयना के शराइत में होते हैं मुआयने बोल के, तो कब लिया जाता है यूरिन? 2 घंटे के बाद। फौरन बाद नहीं लिया जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाएगा ताकि वो रसूब नीचे तयनशी हो जाए, ठीक है, तब मुआयना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉल के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदेही करें। अलवाने बोल 5 किस्म के होते हैं, अलवाने बोल कितने हैं? बोलो भाई। सर 5। 5 होते हैं। हाँ, अबियद, असफर, अखदर, अहमर, असवद, ठीक। पहला सही। दूसरा, बोले जर्द की 6 किस्में होती हैं, बिल्कुल सही है। बोले जर्द की, बोले अबियद की कितनी किस्में? 8, ठीक है। बोले उतरजी एतदाल की अलामत है, सही है कि गलत? सही है। सही है। किसकी किस्म थी उतरजी? जरत की। असर गया। ठीक। उसके बाद हम फिर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा बोले कुर्रासी, बोले हमर की किस्म है, सही है कि गलत है? गलत। गलत। अखजर की। कुर्रासी अखजर की किस्म होती है ना, सब्ज की, ठीक है। जुंजारी, आसमान जूनी, नीलजी, कुर्रासी, ये सब अखजर की किस्में होती हैं, तो इससे लास्ट वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसूब तबई महमूद के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदेही करें। तबई महमूद की बात कर रहा है, ऐसे रसूब जो सही हो, बेहतर हो, अफजल हो, उनको कहते हैं रसूब तबई महमूद। इसके गलत बयान की निशानदेही करनी है, तो जो तबई महमूद रसूब होता है उसका रंग सफेद होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जेरी हिस्से में तहनशी होना चाहिए, याद रखिएगा, रसूब कहीं भी हो सकता है, नीचे भी, दरमियान में भी और ऊपर भी, लेकिन जो बेहतर होता है वो जेरी हिस्से में तहनशी होना चाहिए। इसका शक्ल बेज़वी हो, अभी ऊपर बताया, इसका शक्ल कैसा होना चाहिए था? गोल होना चाहिए, ठीक। और अज्जा जिसको है मुतशाबे और मुस्तवी होना चाहिए, तो इसलिए गोल होना चाहिए, बैजवी नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शराबुद्दीन का मोजिद कौन है? जालिनोस। जालिनूस ने, ठीक है, इसको मोजिद करार दिया गया है। चलो, जब इश्तिहा काजिब होती है और बदन के रगों में अमवात भरे होते हैं तो किस किस्म की ग़िज़ा दी जाती है? बहुत अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा वो किया गया है। इश्तिहा काजिब का मतलब ये होता है, वो सी भूख एक्चुअली में हमारे सेलुलर नीड नहीं है, कोई हमारे सेल को कोई जरूरत नहीं है ग़िज़ा की, यानी एकदम परफेक्ट सबको न्यूट्रिशन मिला हुआ है, उसके बाद भी हमको भूख लग रही है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी चीजें देंगे जो मैदे का एक बल्क बनाए जाके मैदे में, और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो, ठीक है। तो तरबूज वगैरह उसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमे सफराविया में सकमुनिया का इस्तेमाल किसकी मिसाल है? तो सकमुनिया का हुमे सफराविया में इस्तेमाल क्या होता है? एक्सेप्शनल है, क्योंकि हुमे सफराविया किस तरह का मर्ज है? बोलो।
गर्म मर्ज होता है, और सकमुनिया गर्म गर्म दवा है। तो गर्म गर्म मर्ज का इलाज गर्म दवा से नहीं करते ना हम लोग जिद्द इस्तेमाल करते हैं। गर्म मर्ज का इलाज ठंडी दवा से करते हैं। लेकिन यहाँ करते इसलिए हैं क्योंकि सकमुनिया जो होता है वो सफरा का मुसील होता है, इसलिए जब सफरा खारिज होगा जिस्म से अपने आप बुखार सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इलाज को इलाज भी जिद ना कह के क्या कहेंगे, मुस्तस्नियात कहते हैं। क्या कहते हैं, मुस्तस्नियात। आराम से मैम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उमूर जिनका लिहाज मिकदार दवा तजवीज करते वक्त जरूरी है उसे असिया मुनासबा या असिया मलायमा कहते हैं। इसकी तादाद कुल 16 है। सही है कि गलत है? वो उमूर जिनका लिहाज मिकदार दवा तजवीज करते वक्त जरूरी होता है उसको अशिया मुनासबा कहते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसकी कुल तादाद कितनी होती है अशिया मुनासबा की? 20। 20 बताओ क्लास वालों, अभी जल्दी पढ़ाया है। 20 होती है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदत को तबीयत सालसा कहते हैं। सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। बताएं। एक्सप्लेन किए थे पिछले टेस्ट में, क्वेश्चन भी आप लोगों को उसूल इलाज में था। आदतें क्या कहते हैं इसको, आदत को तबीयत सानिया 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 कहते हैं। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जालिनूस ने लिखा है जब किसी मर्ज की तशखीस दुश्वार हो जाए तो मर्द तबीयत के हवाले छोड़ देना चाहिए। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही जुमला है, लेकिन किसने कहा था? शेख ने। शेखुर रईस ने कहा था। उन्होंने कहा था उजरत से काम ना लिया जाए। ठीक है, जब किसी की तशखीस ना कर सके तो फिर हम उसको तबीयत के हवाले छोड़ दें। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहा किसने था? शेखुर रईस ने, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है नुस्खा खल्ले शिकम ज़ईफुल अम्ल और मुश्तरकुन नफादिया की मिसाल है। सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, मुलय्यनात हो गए, नुस्खे खल्ले शिकम हो गया, मुदर्रात हो गए, ये सब क्या होते हैं? ज़ईफुल अम्ल और मुश्तरकुन नफा अदविया की मिसाल होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य मिजाज की कितने दर्जात होते हैं? बताओ जल्दी से। सूर्य मिजाज के कुल कितने दर्जात होते हैं? 3। 3 दर्जात होते हैं। पिछले में भी टेस्ट में था, आसान सा सवाल था। क्या था? कोई मिजाज कम सूर्य मिजाज पैदा होने का एक अंदेशा हो, दूसरा हाँ कमोबेश पैदा हो चुका हो, और तीसरा मुस्तहकम हो चुका हो। ठीक है, तो ये 3 दर्जात होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस में इस्तफराग ममनू है? बच्चे और बूढ़ों में, मोटे आदमियों में, इम्तला की सूरत में, और हम्माम में। यहाँ पूछा गया किस में इस्तफराग ममनू नहीं है। तो बच्चे और बूढ़ों में हमने बताया था इस्तफराग मना है, मोटे आदमियों में भी इस्तफराग नहीं करना चाहिए। इम्तला की सूरत में इस्तफराग फायदेमंद होता है, करना ही चाहिए, इम्तला दूर हो जाएगा। ठीक है, और हम्माम के नाई में भी इस्तफराग ममनू है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा इम्तला की सूरत में हम इस्तफराग करते हैं। ठीक है, ममनू। तो यहाँ पूछा था ममनू नहीं है किसमें, तो इम्तला की सूरत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हलेला मुसील बिलउस्र की मिसाल है। बिल्कुल सही है। असर होता है निचोड़ने वाला, तो मादे को निचोड़ के खारिज करता है, तो हलेला मुसील बिल असर है। ठीक। दूसरा, शय में अंजल को फेफड़े के बलगम निकालने में खास खुसूसियत हासिल है। सही है कि गलत है? गलत। कहाँ का बलगम निकाल, शय में अंजल क्या करता है? दिमाग का। हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलगम रकीक की सूरत में नुस्खे अय्याम कितने होंगे? जल्दी जल्दी बताओ। 5 दिन। हाँ, खाली सफरा 3 दिन, सफरा में कुछ मिल जाए, या बलगम रकीक हो 5 दिन, बलगम गलीस 5 से 12। 12 दिन। ठीक है, और सौदा है तो 15 से 40 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अय्याम याद रखिएगा, नुस्खे बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल बनता है। स्टेटमेंट का अदविया मुस्लिला मवाद को मैदा और आमा उनके करीबी आधा से निचोड़ कर हाथों से खारिज करता है। सही है कि गलत है? गलत। गलत है। ये करीबी मुसीला के नहीं, मुलय्यन नजबिया की बात हो रही है। आदत। मुसील क्या करता है, रगों से निचोड़ता है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। जहब मुबारक सफरावी दस्तों के लिए मखसूस है। बिल्कुल बेहतरीन है कि नहीं? ऐसे हब्बे मुबारक हर उसमें दिया जाता है, लेकिन मखसूस किसके लिए है? सफरा के लिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट सही है सेकंड ऑप्शन सिर्फ। अगला क्वेश्चन, अमराज दिमाग में हुक्ना की वजह बताएं। हुक्ना की पोजीशन हम लोगों ने आपको पढ़ाया था जब आईबीटी पढ़ रहे थे, हुक्ना करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट अमराज में, सरसाम में, ठीक है, उसके अलावा और सारी बीमारियों में उसकी पोजीशन किस पोजीशन में किसको। तो अगर दिमागी अमराज होते हैं तो मरीज को चित लिटाया जाता है, ठीक है। कैसा लिटाया जाता है? हाँ, चित लिटाया जाता है। चित का मतलब क्या कहते हैं उसको? सुपाइन। फाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन। और प्रोन किसको कहते हैं? सर डाउनवर्ड, जिसमें पेट होता नी है। एल्बो पोजीशन। ठीक, उल्टा पेट नीचे की तरफ हो जाए। तो आप याद रखिएगा, अमराज दिमागी में मरीज को चित लिटाते हैं, झोंकने का पोजीशन होता है। अगर मैदा और आमा में कोई है तो घुटनों के बल लिटाएंगे, ठीक है। और पेचिश अगर किसी को हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, तो उसके नतीजे में हम क्या करते हैं? चित ही लिटाएंगे, लेकिन तकिया पुष्ट के नीचे रखते हैं। इसी तरीके से गुर्दों के अमराज में सिर्फ आपको अमराज मैदा और आमा में मरीज को घुटनों को बल लिटाते हैं, बाकी सब जगह चित लिटाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तय के ताल्लुक से सही नहीं है, यानी इसमें गलत क्या है? तो हिफ्ज सेहत के लिए हर माह में 2 दफा कय कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका मरकज मबदुल नखा में होता है, बिल्कुल सही है मिडला। उसके बाद कय के लिए मौसम सरमा फसल बहार बेहतरीन है, गलत है। कय के लिए बेहतरीन मौसम कौन सा है? मौसम कय के लिए गर्मा बेहतरीन और मौसम बाहर। उसमें मौसम से गर्मा और फसले बहार, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ सरमा लिखा था मैंने, इसलिए गलत हो गया था। अगर गर्मा और फसले बहार होता तो बिल्कुल सही होता। अमराद ऐन वो उसमें कई ममनू है, बिल्कुल बात है, इसमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, आंख को। और कई इसीलिए कसरत कई आंख के लिए और कान के लिए नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फस्त के कोलन की सूरत में फस्त ममनू है, बिल्कुल सही बात है। कोलन की सूरत में पहले हम क्या करेंगे? क्या करते हैं कोलन की सूरत में? नहीं क्यों नहीं। तलयन करते हैं, ठीक है। कमरी महीने के दरमियानी तारीख और चाश्त का वक्त बेहतर माना जाता है, ठीक है। फस्त के बाद फौरन मरीज को सुला दिया जाए, बिल्कुल मना किया गया। फस्त के बाद मरीज को सोने नहीं दिया जाता है। रगे उसलम को बेखतर रंग कहते हैं, ये भी सही है, उसलम का नाम बेखतर है, ठीक है। महफूज रंग किसको कहते हैं? साफिन को। साफिन को कहते हैं, हाँ, सब याद रखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, असरशन रीजन का कसरत हैज की सूरत में जेर पिस्तान महीने की इब्तिदाई तारीख में सींगिया खिंचवाना मुफीद है, सही है कि गलत है? कसरत हैज की सूरत में जेर पिस्तान महीने की इब्तिदाई तारीख में, यहाँ पे लिख दिया इब्तिदाई तारीख में, सींगिया कब खिंचवाया जाता है? दरमियानी तारीख में, याद रखिएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। और कसरत हैज में हम जेर पिस्तान ही लगाते हैं, यहाँ तक जुमला सही था, ठीक। नेक्स्ट दिया है रीजन, अय्याम सरमा में 3 घंटा दिन चढ़े सींगिया खिंचवाना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरमा में 3 घंटे जब दिन चढ़े ठंडियों के मौसम में, तब सींगिया खिंचवाया जाता है। तो सिर्फ रीजन सही है, दर्शन गलत है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट का सरसाम की हालत में दस्तों का जारी करना इमाल बैत, देखो जो जहां है आसपास में इमाला करा दिया जाए उसको इमाला करीब कहते हैं, बैद मतलब दूसरी जगह। तो सरसाम दिमाग का मर्द है और दस्त कहाँ से खारिज कर रहे हैं? आमा से, यानी दूर का है, तो इमाला बैद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये लिखा है गैर मुनासिब, ये गलत हो गया। बेहतर अमल माना जाता है सर। कई इमाला की एक किस्म है जिसके जिसको दागने, जिस्म के, इसके लिए सोना सबसे बेहतर, गोल्ड जो होता है सबसे बेहतर माना गया है। किसने लोहे को सबसे बेहतर माना गया था? किसने बताया था अमले कई के लिए? कोई बता सकता है? राजी ने बताया था, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। आप लोग रिवाइज की, इसमें अदविया के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले थे, रीजन ये था जामिल अदविया कराएंगे तो उसमें रहेगा, इसलिए अदविया का क्वेश्चन छोड़ दिया गया था, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू मैम कराएंगी, कंटिन्यू करिए आप लोग क्लास।
अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए, बहुत ज्यादा टाइम चला गया है सर के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पीएसएम से स्टार्ट हुआ है। इसमें पीएसएम फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी है। सबसे पहला है टीबी इज ऑल्सो नोन एज। तो टीबी को क्या क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वाइट डिजीज, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, वाइट प्लेग और स्लिम डिजीज। ठीक है, तो वाइट डिजीज किसको बोलते हैं? एड्स, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, टीबी, वाइट प्लेग जो होता है, टीबी, टीवी, और स्लिम डिजीज एड्स, में बी और सी जो का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें मैच कराना है आरएनटीसीपी, एनवी, बीडीसीपी और एनएसीपी और यूआईपी, इसको हमें मैच कराना है। ठीक है, तो जो आरएनटीसीपी है वो क्या होता है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये ट्यूबरक्लोसिस से हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद है एनवीबीडीसीपी यानी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज से मैच हो जाएगा। उसके बाद है एनएसीपी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये एचआईवी से मैच हो जाएगा। उसके बाद है यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमें क्या करना है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हैंडीकैप, डिजीज, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट, तो इसको याद रखिए DIDH। सबसे पहले क्या होता है? डिजीज होती है। डिजीज यानी कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई जिससे फंक्शन जो हो गया इम्पेयर हो गया, दैट इज डिजीज। उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद DIDH, फिर उसके बाद होता है इम्पेयरमेंट यानी एनाटॉमिकल फंक्शनल कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। फिर उसके बाद होता है डिसेबिलिटी, अब उसकी एक्टिविटी उस वजह से रिस्ट्रिक्शन हो गया, कोई काम अब वो उसका करने का रिस्ट्रिक्शन हो गया, यानी कि हो गया डिसेबिलिटी। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस जो आएगा दैट इज हैंडीकैप्ड। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो दैट इज डिजीज। उसके बाद उसका पैर कट गया दैट इज इम्पेयरमेंट, अब वो चल नहीं पा रहा है दैट इज डिसेबिलिटी, उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई दैट इज क्या होगा? हैंडीकैप। उसके बाद है ट्रू अबाउट आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना जो होता है वो किसी डिजीज की कंडीशन में ऐसा होता है, ऐसी डिजीज जिसमें क्या होता है सब क्लिनिकल केसेस होते हैं जो डायग्नोस्ड नहीं होता। और उसके अलावा तो आइसबर्ग से हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको हम आइसबर्ग से रिजेम्बलेंस उसकी कराते हैं कि आइसबर्ग का क्या होता है? आइसबर्ग ये होता है कि एक पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है, तो हमें पता नहीं होता कितना अंदर है, और जो टिप होती है बस वही दिखती है। तो फ्लोटिंग टिप आइसबर्ग की वो बताती है ऐसे केसेस जिनमें क्लिनिकल फीचर है, जिनका हमें पता है कि ये डिजीज इतनी प्रेजेंट है, तो फ्लोटिंग टिप होती है, दिखती है आंख से। जैसे कि जो भी डायग्नोज केस है, जैसे कि डायग्नोज केसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। उसके अलावा सब पोर्शन जो है इंडिकेट अनडायग्नोज केसेस, यानी जो सबमर्ज पोर्शन है जो दिख नहीं रहा है उससे पता चलता है अनडायग्नोज केस, क्योंकि हम किसी को देख कैसे नहीं पता चलता कि किसको डायबिटीज है। तो ये जो है एक तरीके से हमें कोई पॉपुलेशन अगर हम ले ले तो हमें नहीं पता इसमें से कितने लोगों को डायबिटीज है जब तक उन्होंने अपनी जो है डायग्नोसिस नहीं बनवा रखी हो, अपना टेस्ट नहीं करवा रखा हो। शोन बाय रेबीज, कह रहा है कि ये रेबीज जो है इसे शो करता है, तो रेबीज से शो नहीं करता। रेबीज जो होता है इसमें सब क्लिनिकल केसेस नहीं होते, तो रेबीज जो है वो शो नहीं करता। कह रहा है कि नॉट शोन बाय हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन तो शो करता है, हाइपरटेंशन ऐसे तो पता नहीं चलता, अनडायग्नोज केस छुपे रहते हैं हाइपरटेंशन में, तो इसमें ए और बी जो होगा वो सिर्फ ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सर्विलेंस यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग मिस्ड केस। सर्विलेंस होता क्या है? सर्विलेंस ये होता है कि उसको डाटा कलेक्शन करना, एनालिसिस करना किसी एक्शन के लिए, कंटिन्यू हम स्क्रूटनी कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जो किसी डिजीज के एक्रेंस के, किसी डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो इसमें 3 तरीके का होता है, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल। एक्टिव जो होता है उसमें जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो एक्टिवली डिजीज को खोजते हैं कि कहाँ पे हुई है। एक्टिव से याद रखिए कि जो हेल्थ एक्टिविस्ट है वो खोजते हैं। ठीक है, और पैसिव जो होता है उसमें क्या होता है कि जो जिस पर्सन को होती है वो खुद जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराए, वो पैसिव है। उसके बाद सेंटिनल क्या होता है? ये मिसिंग या हिडन केस को किया जाता है, तो कुछ उसके स्पेसिफिक सेंटर होते हैं जहां पे ये किया जाता है। जैसे कि नाको जो होता है वो मॉनिटरिंग करता है HIV इन्फेक्शन की। तो उस तरीके से ये है कि 3 तरीके का है, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल। तो जो आइडेंटिफाइंग मिसिंग केस, मिस्ड केस के लिए होती है कि जो केस मिस हो गया उसके लिए होती है सेंटिनल सर्विलांस। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंस
डिनोमिनेटर इज टेकन एज, तो जैसे अंश और हर होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस होता है किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में जो न्यू केसेस हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज बाय पॉपुलेशन ऑफ रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 1000। तो ये जो उसमें डिनोमिनेटर क्या आया? पॉपुलेशन एट रिस्क। अगर हम इसी का प्रेवलेंस कैलकुलेट करें तो प्रेवलेंस में न्यू और ओल्ड केसेस दोनों को लेते हैं और टोटल पॉपुलेशन को लेते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस एंड फाइट ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया दे टारगेट। क्या होता है कि वैक्सीनेशन हम क्यों कराते हैं? वैक्सीनेशन में हम बैक्टीरिया या वायरस, उसका कोई पार्ट या होल या फिर उसका कोई टॉक्सिन जो होता है उसको हम बॉडी में देते हैं ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसे रिकॉग्नाइज कर ले, उसके लिए सेंसिटाइज्ड हो जाए, ताकि जब एक्चुअल इन्फेक्शन हो तो बॉडी जो है प्रिपेयर रहे, ट्रेंड रहे, उसे पहचान ले और फौरन उसके अगेंस्ट एक लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज बन जाए और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है वैक्सीनेशन में और फाइट करता है बैक्टीरिया और वायरस को जो टारगेट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसकी वजह दे रहा है कि वैक्सीन ट्रेंड कर देती है और प्रिपेयर कर देती है बॉडी के नेचुरल डिफेंस को। तो दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोग्लोबुलिन पे है। इम्यूनोग्लोबुलिन का नंबर कितना होता है? 5। हाँ 5 होती है। गेम्ड से याद रखिए, GAMED, गेम्ड। तो इसमें क्या होता है? कह रहा है कि IgG इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो है क्या है, करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। नहीं, IgG जो है मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन में बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है IgM इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉस द प्लासेंटा। तो याद रखिए, जी से ग्रेविडा जो IgG होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। उसके बाद कह रहा है IgA इज द इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज अबेंडेंट इन ह्यूमन मिल्क। बिल्कुल करेक्ट है। IgE इज इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, ये भी जो है करेक्ट है। तो इसमें सिर्फ जो IgM वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द केसेस विच अकर इरेगुलरली हैफेजर्डली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड जनरली इनफ्रीक्वेंट। तो देखिए, एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है किसी जो कोई डिजीज है वो किसी जगह पे पार्टिकुलरली एक स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट में प्रेजेंट है, दैट इज एंडेमिक। और अगर सडन राइज हो जाए तो एपिडेमिक हो जाता है। पैंडेमिक किसे बोलते हैं? जब वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक लार्ज अमाउंट में वो ज्यादातर लोगों को इफेक्ट करता है। स्पोरेडिक ऐसा होता है जो हैफेजार्डली होता है, एक केस का दूसरे केस से कोई कनेक्शन ना हो, दैट इज स्पोरेडिक। नेक्स्ट कह रहा है सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देयर इज नो कैरियर स्टेट इन मीजल्स। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मैम ट्रू है। हाँ ट्रू है, कोई कैरियर स्टेट नहीं होती। फिर रीजन कह रहा है कि इन मीजल्स डिजीज देयर इज नो सब क्लिनिकल स्टेज। कह रहा है कि मीजल डिजीज में कोई सब क्लिनिकल स्टेज नहीं होती। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए दोनों ही ट्रू है और रीजन जो है एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रहा है करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एग्जाम्पल ऑफ पैंडेमिक डिजीज। तो पैंडेमिक हमें पता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट कर दे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे, तो प्लेग, एक्यूट हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस और कोविड-19 तीनों ही पैंडेमिक डिजीज है। हमें सिर्फ कोविड-19 पता रहता है क्या पैंडेमिक है, लेकिन ये दोनों भी पैंडेमिक ही है। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा क्वेश्चन मैम। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? जी मैम। इन चिकन पॉक्स पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इज। तो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या होता है? मैम जब सब क्लिनिकल केस रहता है और दूसरों में स्प्रेड करता है। हाँ, तो चिकन पॉक्स की जो होती है इन्फेक्टिविटी, वो रैश निकलने के 2 दिन पहले और रैश निकलने के 5 डेज बाद तक होती है। तो उस टाइम तक वो इन्फेक्ट कर सकता है। एक बार जब स्कैब बन जाते हैं, खुरंड बन जाते हैं, तब वो स्प्रेड नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन अकर्स इन। ठीक है, तो फीको ओरल छोटा होता है कीजिए वो और मैम ट्रूली नहीं किस में दिख होता रहा। है? पोलियोमाइलाइटिस में होता है। क्लास क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 3 और छोटा कीजिए। किसी आपकी तरफ जूम हो गया होगा, सबको ये इशू आ रहा है। ठीक है मैम।
आपने मैम, जूम कर ये दिया अपनी स्क्रीन से? ठीक है। फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन अकर इन, जो फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन जो होता है वो पोलियोमाइलाइटिस जो है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। जो हुकवाम होता है उसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? स्किन पेनिट्रेशन होता है लार्वा का, ये माउथ के थ्रू इंजेस्टेड नहीं होता, इसलिए फीको ओरल रूट नहीं है। क्यू फीवर जो होता है उसका ट्रांसमिशन किससे होता है? कंटामिनेशन ऑफ कंटामिनेटेड एरोसोल से होता है, तो ये एयरबॉर्न होता है, जूनोटिक होता है, फीको ओरल रूट नहीं होता। नेक्स्ट है रिंग इम्यूनाइजेशन। क्या होता है रिंग इम्यूनाइजेशन? रिंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है? रिंग इम्यूनाइजेशन यानी कि एक क्या होता है कि एक सिलेक्टिव वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी होती है। तो जितने किसी कंफर्म केसेस के क्लोज कांटेक्ट होते हैं तो उसके अराउंड हम वैक्सीनेट करके एक प्रोटेक्टिव रिंग बनाते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अराउंड के लोग जो है वैक्सीनेटेड हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ट्रांसमिशन नहीं होता। जो आउटब्रेक होता है वो उस वो जो होता है कि डिजीज जो होगा, अब जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनका जिनसे डायरेक्ट कांटेक्ट जब वैक्सीनेटेड है तो उस पर्सन से बाकी लोगों को नहीं होने पाएगी। और अगर मैम वैक्सीन क्या हुआ? सेम हर्ड इम्यूनिटी और रिंग इम्यूनाइजेशन फिर? हार्ड इम्यूनिटी तक पॉपुलेशन में हम करते हैं ना, ये यहाँ पे है क्लोज कांटेक्ट की बात कि जिस पर्सन का उनसे क्लोज कांटेक्ट है। जैसे हर्ड इम्यूनिटी तक पॉपुलेशन हो गई, अब जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है तो उससे जितने लोग मिल रहे हैं जिनसे उनका कांटेक्ट हमने उसमें कर दिया तो 100 यार्ड्स में हम उसको कर देते हैं। तो रिंग इम्यूनाइजेशन जो होता है स्मॉल पॉक्स के केसेस में किया जाता था। नेक्स्ट है ब्रोकाज इंडेक्स फॉर ओबेसिटी। तो ब्रोकाज इंडेक्स जो होता है, हाइट जो होती है इन सेंटीमीटर -100 कर देते हैं तो वो ब्रोकाज इंडेक्स उससे कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है दिया हुआ है रैंडमाइज जो कंट्रोल ट्रायल होता है वो क्या होता है? आरसीटी जिसे बोलते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए होता है क्योंकि ये कॉज से इफेक्ट रिलेशन इसको एस्टेब्लिश करने के लिए बेस्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम रैंडमली दो ग्रुप में डालते हैं, इंटरवेंशन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में। तो इसकी वजह से कोई बायस नहीं होता कि सिलेक्शन में कोई बायस हो गया। ठीक है, इसको हम ब्लाइंडेड भी कर सकते हैं कि सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड। ये क्या होता है कि जैसे कि जो सिंगल ब्लाइंड जब हम करते हैं तो यानी कि जो पार्टिसिपेंट है उन्हें नहीं पता है कि उनको कौन सा ड्रग दिया जा रहा है, और अगर डबल ब्लाइंड कर देते हैं तो जो डॉक्टर है उसे भी नहीं पता होता। ठीक है, और जो ये केस कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है कि एक एक होती है कोहर्ट स्टडी, एक होती है केस कंट्रोल स्टडी, एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो जो कोहर्ट स्टडी होती है उसमें क्या होता है कि हम कॉज से इफेक्ट की तरफ जाते हैं और एक पहले से हमने एक हाइपोथेसिस बना ली कि जैसे फॉर एग्जांपल कि सिगरेट पीने वालों को लंग कार्सिनोमा होता है, या फिर टोबैको टोबैको जो लोग लेते हैं उनको ओरल कैंसर होता है। तो ये हमने मान लिया, उसके बाद हम कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम पहले ऐसे ऐसे लोगों को लेंगे कि एक्सपोज्ड लोगों को भी लेंगे जो स्मोकिंग करते हैं या जो टोबैको लेते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, और नॉन एक्सपोज्ड लोगों को भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाके फिर देखते हैं कितने लोगों को हुई, कितने लोगों को नहीं हुई। केस कंट्रोल में क्या होता है? केस कंट्रोल में हम लेते हैं कैसे? केस कंट्रोल में हम लेते हैं कि इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं। तो अब हम लेंगे ओरल कैंसर वाले लोगों को लेंगे, उसके बाद उनकी बैक हिस्ट्री निकालेंगे कि इनमें से कितने लोग टोबैको च्यूइंग करते थे, कितने लोग नहीं करते थे। और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एक स्नैपशॉट होता है, एक टाइम में हमने पर्टिकुलर टाइम में एक पॉपुलेशन के बारे में देख लिया, अब उसके बाद हम उनको देख रहे हैं, तो एक स्नैपशॉट ये होता है। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल फॉर अर्बन एरिया ओनली। तो जो इसमें क्या होता है कि जो कप्पास्वामी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल होती है वो स्पेशली डिजाइन होती है अर्बन पॉपुलेशन के लिए। तीन चीज देखती है, एक तो हेड ऑफ द फैमिली जो है उसकी एजुकेशन कितनी है, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करता है, और मंथली फैमिली इनकम क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो उदय पारिक स्केल होती है वो किसके लिए होती है? वो रूरल एरिया के लिए होती है। जो बीजी प्रसाद स्केल होती है वो दोनों के लिए होती है, रूरल और अर्बन दोनों के लिए होती है, पर कैपिटा इनकम पे जो होती है सी बेस्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्ल इंडेक्स। क्या होता है पर्ल इंडेक्स? मैम कंट्रासेप्टिव्स का एफिकेसी देखने के लिए। हाँ,
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल नेशन, मैं भूल गई। यूनाइटेड कोई भी बता नेशन दे। चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये इसका बेस्ट इंडिकेटर ये होता है कि डेवलपमेंट और वेलबींग क्या है कि अंडर 5, मतलब जो बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र में कितना 5 साल की उम्र तक कितने जिंदा रह पा रहे हैं, उनके मोर्टिलिटी रेट क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज ऑब्स्ट्रक्टिक हेमरेज यानी PPH। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज कह रहा है डायरिया है, तो डायरिया नहीं होता बल्कि क्या होता है? प्रीमेच्योरिटी। सिर्फ वन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है RCH जो है, तो RCH क्या होता है? RCH का फुल फॉर्म क्या है? RCH का चाइल्ड फुल फॉर्म इसमें से कुछ लोगों ने मेडिकल ऑफिसर और MOCH का फॉर्म भरा होगा, RCH नहीं पता। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। हाँ ठीक है। तो RCH का जो फेज 1 था वो 15 अक्टूबर 1997 में आया, 2003 तक चला। उसके बाद फिर RCH का फेज 2 आया 2005 में, ये फिर आ गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, अंडर उसके आ गया NRHM के। ठीक है। तो इसका फोकस था कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस किया जाए। उसके बाद इसका फेज 3 आया 2013 ऑनवर्ड से फेज 3 स्टार्ट हुआ, जिसमें इसको ये हो गया RMNCH+A, जिसमें एडोलेसेंट्स को भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कायाकल्प अवार्ड इज गिवन फॉर। कायाकल्प अवार्ड आप लोगों को बहुत नया क्वेश्चन लगा होगा, दिया नहीं हुआ है बुक में भी। कायाकल्प अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है क्लीननेस और इन्फेक्शन कंट्रोल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में दिया जाता है ये अवार्ड। ऑडिटरी फैटीग अकर्स एट एक्सपोजर ऑफ साउंड एट, आप लोगों ने आज का इधर ENT भी पढ़ा है। तो ऑडिटरी फैटीग जो होता है कितने 90 dB के साउंड पे ऑडिटरी फैटीग जो होता है अकर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है सीवर गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो जो सीवर गैस होती है किसका कॉम्बिनेशन होती है? मैम हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। यहाँ उसके बाद देखिए इसको ये जो है मैच कराना है, ये थोड़ा सा ये गलती हो गई है, वो जो फर्स्ट लाइन दी हुई है, लेकिन इसको मैच कराना है। देखिए इसमें क्या हो गया है कि कह रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन और प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है अलग से, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लें। जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को ही इमर्ज नहीं होने देते। ठीक है कि रिस्क जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होता है उसमें क्या करते हैं हम, रिस्क फैक्टर को ही इमर्ज नहीं होने देते। नो रिस्क फैक्टर नो डिजीज। प्राइमरी में जो होता है उसमें क्या होता है, प्राइमरी जो होता है उसमें रिस्क फैक्टर तो है लेकिन डिजीज नहीं होने दे। सेकेंडरी में क्या होता है कि क्या करेंगे, अर्ली स्क्रीनिंग कराएंगे ताकि डिजीज जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं होने पाए। टर्शियरी जो होती है वो अब जो कॉम्प्लिकेशन हो गया उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसका रिहेबिलिटेशन कराएंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन, कि रिस्क फैक्टर तो है लेकिन हमने डिजीज को प्रिवेंट कर ले, डिजीज ना होने दे। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाएगा स्क्रीनिंग करें ताकि उसमें फर्दर अर्ली स्टेज पे ही हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर लें। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है कि रिहेबिलिटेशन कराएं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है कि रिस्क फैक्टर को ही हम रोक दें। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग BCG वैक्सीन। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट यूरिन। ठीक है। तो ये क्या होता है, BCG वैक्सीन जो होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। कह रहा है कि गिवन एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर। ठीक है कि या तो बर्थ पे देंगे या तो जितनी जल्दी हो सकेगा 1 साल पे दे देंगे। उसके बाद कह रहा है कि स्कार जो है नॉर्मल फाइंडिंग है पोस्ट वैक्सीन की, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि डोज इज 0.5 ml एट बर्थ, करेक्ट है इनकरेक्ट है? डोज जो है हाँ, कितनी है डोज? हाँ। 01। उसके बाद फिर है रूट इज इंट्राडर्मल, तो करेक्ट है, तो इसमें सी जो है इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC प्रोग्राम इन्वॉल्व्स पोस्टनैटल होम विजिट बाय आशा। जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर होती है उसमें क्या होती है कि जो आशा होती है एक्रीडेटेड सोशल जो हेल्थ एक्टिविस्ट है, वो घर जाती है, वो घर जाती है मतलब उसको बच्चे को देखने के लिए उसके लिए विजिट करती है। तो ये विजिट किस लिए की करती है,
कि अगर कोई न्यूनेटल इलनेस है तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कराएं और इम्यूनाइजेशन को इंश्योर करें। तो दोनों ही करेक्ट है, तो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। Which of the following is not a criteria for severe acute malnutrition? Severe acute malnutrition, जब severe होगा, acute malnutrition होता है तो जो एज के हिसाब से वेट होगा वो घट जाएगा। जो हाइट होगी एज के हिसाब से वो 1 दिन 2 दिन हफ्ते में हाइट नहीं, उतना तेजी से हाइट तो बढ़ती नहीं। तो हाइट फॉर एज जो क्राइटेरिया होता है वो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया होता है। अगर कोई क्रॉनिकली माल नरिश्ड बच्चा है तो उसकी हाइट जो होगी वो छोटी रह जाएगी। मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है वो होगी और कम होगी, और पीडल एडिमा भी देखने को मिलता है। जब प्रोटीन बहुत कम होगा तो हाइपोप्रोटीनूरिया होगा, जिसकी वजह से पीडल एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर वाज गिवन बाय बोर कमिटी। गलत है, बोर कमिटी ने सोशल फिजिशियन का कॉन्सेप्ट दिया, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर है वो करतार सिंह कमिटी ने दिया। तो दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन। तो देखिए हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। उसके बाद है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इट्स रोल इज एज। इसका रोल पूछा जा रहा है। तो जो एडजुवेंट होते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं कि जो उसका जो इम्यूनाइजेशन पावर है वो इनहेंस किया जा सके। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एडजुवेंट के तौर पे यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर जो होता है वो किस लिए होता है कि वैक्सीन को जो बाहरी कोई इफेक्ट है उससे बचा सके, वैक्सीन को सेव रख सके, इसके लिए दिया जाता है स्टेबलाइजर, इसको स्टेबल रखने के लिए। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है जो मैच कराना है, मैच द करेक्ट ऑप्शंस है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए क्या होता है कि जब एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होती है तो इसमें देखने को मिलेगा इमर्जन फूड क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है कोल्ड एंड वेट कंडीशन का। तो इसमें क्या होगा, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होगी तो इमर्जन फूड होगा। ठीक है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। वाइब्रेशन में व्हाइट फिंगर देखने को मिलती है, जिसको रेनॉल्ड्स फिनोमिना भी बोलते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमिना आप लोगों को पता है कि एक्सट्रीम जब कोल्ड हो, जब वाइब्रेशन में, फिर उसके बाद व्हाइट फिंगर। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना जिसको बोलते हैं। वर्कर्स में जो वाइब्रेटिंग टूल्स वगैरह में काम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। लाइट से माइनर निस्टैग्मस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा प्रेशर से क्या होता है, डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है, जैसे जो डाइवर्स होते हैं, कैसल वर्कर होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। सडन चेंज जब होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 2 टाइप्स ऑफ वर्कर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एक होते हैं स्पिनिंग वर्कर, एक होते हैं वीविंग। एक स्पिन करते हैं, एक वीव करते हैं, बुनते हैं। ठीक है, तो 2 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि वीवर्स आर प्रोन फॉर बिसनोसिस। बिसनोसिस जो होता है वो कॉटन डस्ट से होता है। बिसनोसिस या इसी को बोलते हैं मंडे फीवर, जो कि कॉटन डस्ट की वजह से देखने को मिलता है। तो ये स्पिनिंग वालों में ज्यादा देखने को मिलता है। स्पिनिंग वाले जो होते हैं, जो वीवर होते हैं, वो कॉटन डस्ट से कम एक्सपोज्ड होते हैं, इसलिए जो इनमें होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि विप्स होल्ड फॉर। तो विप्स क्या होता है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ही इजी क्वेश्चन कि 2 आइडेंटिकल ट्विंस जो है उनके पास क्या सेम नहीं होगा। तो 2 आइडेंटिकल ट्विंस में कभी फिंगरप्रिंट जो होती है वो आइडेंटिकल ट्विंस की भी सेम नहीं होती। कह रहा है कि डीएनए कॉपीज हो सकती है सेम, आइरिस का कलर और ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग बताइए। कह रहा है कि मैथ्यू और फिला इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। हाँ, ठीक है। उसकी बात कह रहा है पैरासेल्सस इज कंसिडर्ड टू बी मॉडर्न फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो दोनों को क्या किया है, अपोजिट कर दिया है, तो बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कार्डियक पॉइजन। कह रहा है कि कार्डियक पॉइजन जो है उनका एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो इसका क्लासिफिकेशन है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एक स्ट्राइकनीन है दिख रहा है हमें, तो स्ट्राइकनीन क्या होता है, हम स्पाइनल कॉर्ड का। और आर्सेनिक जो होता है, ये भी कैटल पॉइजन की कैटेगरी में आता है। तो ए बी और ई जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है कि चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो एंटीडोट की तरह यूज किए जाते हैं हेवी मेटल की पॉइजनिंग में। करेक्ट है, चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो हेवी मेटल की पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं। फिर रीजन इसका कह रहा है कि वो मेटेलिक आयन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, इसको नॉन टॉक्सिक सॉल्युबल कंपाउंड्स में
चेंज करके, तो दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें पॉइजन को एंटीडोट से मैच कराना है। तो आर्सेनिक का क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, हमें पता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है एट्रोपिन, ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। पैरासीटामोल में एन-एसिटिलसिस्टीन देते हैं। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, कैरेस्टिक अडार से मिलाना है उसके। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो उसकी लहसुन जैसी स्मेल होती है, गार्लिक। साइनाइड जो होता है वो कैसा होता है, बीटर आमंड। कैनाबिस जो होता है वो बर्न ड्रोप जैसा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है वो केरोसिन के जैसी उसकी स्मेल होती है। उसके बाद है मैक इवन क्रैकपॉट साइन इज सीन इन हाइड्रोसेफलस, बिल्कुल करेक्ट है। क्रैकपॉट साइन होता है हाइड्रोसेफलस में, जब इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्रैकपॉट साइन देखने को मिलेगा। और मैक इवान साइन इज सीन इन अल्कोहल पॉइजनिंग। तो मैक इवान क्या होता है, मैम वो अल्कोहल में हमें डायलिटेशन देखने को मिलती है जब हम लोग पिंच करते हैं नेक स्किन ऑफ द पर्सन। क्या होगा कि प्यूपिल बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हुई रहेगी, जब स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे तब वो धीरे धीरे क्या होगी, डायलेट हो जाएगी। हाँ, तभी वो स्टिमुलेट होगी। ठीक है, वरना वो बिल्कुल एकदम क्या होगा। ठीक है, तो इस उसको बोलते हैं मैक इवान साइन। उसके बाद हैटर शेक, तो हैटर शेक, ब्लोअर शेक, ये सारी जो चीजें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मरकरी की पॉइजनिंग में। एर्थ्रिज्म या फिर हाइग्रिज्म, ये सब देखने को मिलता है मरकरी में। उसके बाद है, बता रहा है कि सी स्नेक जो होते हैं मायोटॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सी स्नेक जो होते हैं मसल पे जाके एक्ट करते हैं, वहां की टॉक्सिसिटी कॉज उस पे एक्ट करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। वाइपर्स जो होते हैं हेमेटोटॉक्सिक होते हैं। और जो कोबरा वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग आर्सेनिक। आर्सेनिक के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है, तो कह रहा है कि ये एक होमिसाइडल पॉइजन है, करेक्ट है। कह रहा है कि गार्लिक लाइक अ डॉर है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोड्यूस राइस वाटर स्टूल, तो बिल्कुल ये कोलरा से इसकी रिजेम्बलेंस होती है। राइस वाटर स्टूल ये प्रोड्यूस करता है। फिर इट्स फैटल डोज इज 120 to 200 mg, तो ये जो होता है बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ आर्सेनोफेजिस जो होते हैं उनमें फैटल डोज ज्यादा होती है। उसके बाद कह रहा है इट्स एंटीडोट इज डाइमर कैप्रोल, यानी बाल ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। तो जो होता है इसमें सिस्टमिक इफेक्ट को दूर करने के लिए डाइमर कैप्रोल जो होता है वो दिया जाता है। यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है हम उस कंडीशन में देते हैं तब हमें जब जो पॉइजनिंग है उसका एक्यूट एजेंट, जो उसका एब्सोल्यूट मालूम ना हो कि कौन सी पॉइजनिंग दी गई, तो पाउडर चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड हम देते हैं। किस रेशियो में देते हैं, रेशियो क्या होता है, 2:1 था। हाँ। उसके बाद कह रहा है कि फार्मर इज ब्रॉट इन इमरजेंसी विथ एक्सेसिव सलाइवेशन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सेसिव सलाइवेशन है, स्वेटिंग है, लैक्राइमेशल है, और प्यूपिल जो है उसकी कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट डायग्नोसिस। तो ये सारी कंडीशन किस में देखने को मिलती है, हमने पढ़ रखा है साइनॉप्स जो उसमें पढ़ रखा है हमने। इसका एक नेमोनिक भी है याद रखने का, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग का स्लज या ऐसे कुछ करके है याद रखने के लिए। तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन हो गया है फिर से, फैटल डोज ऑफ आर्सेनिक, तो 100 से 200 mg होता है। नेक्स्ट जो है पॉइजन को उनके एक्शन से मैच कराना है। सल्फ्यूरिक एसिड में पता है कोरोसिव होता है, काल जिसे बोलते हैं। और जो धतूरा होता है वो कैसा होता है, डेलिरियंट होता है। कैलाट्रोपिस जो मदार होता है वो इरिटेंट होता है, अगर स्किन पे लग जाए तो इरिटेटिव इफेक्ट लाएगा। एकोनाइट जो है वो कार्डियक पॉइजन है। आईपीसीज मैच कराना है। आईपीसीज 191 जो होती है परजुरी के लिए होती है। फॉल्स एविडेंस अगर हम दे रहे हैं, झूठी गवाही जिसे बोलते हैं। 304 का बी जो होता है वो डेड ड्यू टू डावरी है। आईपीसी 326 जो होता है वो विट्रियोलेज के लिए, अगर कोई ऐसा एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे किसी के मुंह पे फेंक दिया जाए डिसफिगरमेंट कॉज करने के लिए। आईपीसी 300 जो होता है वो मर्डर के लिए होता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन इम्पोज ए फाइन अप टू, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी चाहे फाइन इम्पोज कर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Written statement signed under oath before magistrate in the presence of accused or his lawyer is called, इसको बोलते हैं हम डाइंग डिपोजिशन। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन में जो लॉयर होता वो मजिस्ट्रेट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट, 4 टाइप की फिंगरप्रिंट होती है जिसमें मोस्ट कॉमन होती है लू।
लीस्ट कॉमन कौन सी होती है? कंपोस्ट। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग पॉइजन विद देयर प्रिजर्व्ड ऑर्गन इन ऑटोप्सी, यानी कि किस पॉइजनिंग में हम कौन से ऑर्गन को प्रिजर्व करते हैं ऑटोप्सी के लिए। तो डिजिटैलिस जो है कार्डियक पॉइजन है, हार्ट को प्रिजर्व करेंगे। स्ट्रेक्निन जो है उसमें स्पाइनल कॉर्ड को करेंगे। अल्कोहल में किसको करेंगे? सीएसएफ को करेंगे। गैसियस पॉइजनिंग में ऑब्वियस है लंग्स को करेंगे। फिर नेक्स्ट है पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर इज सीन इन इन्फेंट्स। पिंग पोंग बॉल जो फ्रैक्चर होता है वो इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? पिंग पोंग बॉल जो होती है दबाने से दब जाती है। उसकी रीजन क्या होता है कि इन्फेंट्स की जो स्कल होती है वो बहुत ही इलास्टिक होती है। मेंटल हेल्थ एक्ट स्टैब्लिश्ड इन, तो ये ईयर है आपको याद रखना है 1987 में। उसके बाद कह रहा है कि फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो इसमें अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस बताना है कि कौन से अननेचुरल है। तो सोडोमी जो होता है वो क्या होता है? सोडोमी किसे बोलते हैं? सोडोमी या फिर सोडोमी किसे बोलते हैं? एनल। हाँ, एनल इंटरकोर्स जो होता है उसे बोलते हैं सोडोमी। ठीक है, तो ये जो होगा वो अननेचुरल है। उसके बाद फिर इंसेस्ट क्या होता है? इंसेस्ट ये होता है कि क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में जिनकी जो मैरिज है वो प्रोहिबिटेड है, ला या सोशल कस्टम उनका उनकी मैरिज नहीं करा सकता, तो वो इंसेस्ट है। ठीक है, तो ये लेकिन अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये उसके बाद है बक्कल क्वाइटिस। बक्कल क्वाइटिस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? और ओरल वाला जो होता है वो बक्कल क्वाइटिस हो गया। फिर बेस्टियलिटी। एनिमल के साथ। हाँ, तो इसमें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट हो गया। उसके बाद स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल एस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट लगा दिया तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। थैनेटोलॉजी, किसी भी एस्पेक्ट में हम डेथ की स्टडी करते हैं तो थैनेटोलॉजी में ही आता है। उसके बाद कह रहा है कि एडिपोसीर इज नॉट सीन इन फीटस मोर देन 7 मंथ। गलत है, एडिपोसीर जो होता है वो लेस देन 7 फीटस में नहीं देखने को मिलता। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट ऑर्गन टू गेट प्यूट्रिफाइज लैरिंग्स एंड लास्ट इज बोन। सही है, तो ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है स्पाल्डिंग साइन इज सीन इन इंट्रायूट्राइन डेथ ड्यू टू मैसरेशन। तो बिल्कुल करेक्ट है, स्पाल्डिंग साइन जो होता है वो इसमें देखने को मिलता है इंट्रायूट्राइन डेथ में मैसरेशन की वजह से। इसकी वजह ये होती है कि जो क्रेनियल वॉल्स होते हैं उनका मिसअलाइनमेंट हो जाता है, ओवरराइड कर जाती है। तो दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो आप लोग भी काफी थक गए क्लास कर करके। देखिए बहुत कम लोग बचे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हो गया ये कंप्लीट हो गया। इसकी जो वीडियो होगी वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी।